हेलो कैसे आप लोग? ठीक हो? हाँ सो आप लोग में से कितने लोग हो जो सिर्फ बीपीएससी फोकस कर रहे हो या फिर यूपीएससी भी साथ में चल रहे हो? दोनों? अच्छा, अभी आने वाला जो एग्जाम है यूपीएससी अपियर हो रहे हो आप लोग? नहीं, अभी इस बार का प्रीलिम्स मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहे हो और बीपीएससी अभी जो होगा सितंबर में उस पर टारगेट करना है। ठीक। देखो, ज्योग्राफी जो है इसके पहले आप लोग कभी ऐसा बैकग्राउंड रहा है कि ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन हुआ हो या फिर ऐसा कुछ किसी का? नहीं, बिल्कुल जीरो से मतलब स्टार्ट कर रहे हो है ना? खुद से पढ़े हो कभी? पढ़े हो? थोड़ा बहुत पढ़े हो? देखो, अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को लगता है कि कुछ ज्यादा ही मतलब कॉम्प्लेक्स सोच लेते हैं, तो ऐसा है नहीं। ज्योग्राफी बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो उसमें से वन ऑफ द लॉजिकल सब्जेक्ट्स जो है वो ज्योग्राफी है। तो सब्जेक्ट कि आपको टॉपिक्स को जो है समझना है और इंटरलिंक करके अगर आप उसको समझते हो तो ठीक रहेगा, पीटी के लिए भी और मेंस के लिए। ठीक है। तो ज्योग्राफी की जो अगर आप बात करते हो यूपीएससी के लिए, तो वहाँ का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा वाइड है ना? बीपीएससी में सिलेबस थोड़ा सा जो है नैरो है इन कंपैरिजन टू योर यूपीएससी सिलेबस। ठीक है। अ, अगर आप यूपीएससी की मेंस की बात करो तो मेंस के जीएस पेपर 1 में है ना, जीएस पेपर 1 में जो सबसे लास्ट सेक्शन है वो ज्योग्राफी का है ना, अगर आप सिलेबस देखे होगे तो। और अगर आप बीपीएससी की बात करो तो बीपीएससी के मेंस में जीएस पेपर 2 जो है उसका जो दूसरा सेक्शन है, जीएस पेपर 2 का दूसरा सेक्शन वो ज्योग्राफी है। तो ये सब कुछ आपको सिलेबस का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए है ना। आप लोग को सिलेबस अपने पास रखते होगे यूपीएससी का और बीपीएससी का है ना, जो भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो उसका सिलेबस देखा करो कि हाँ आ जाओ। देखो बीपीएससी में क्या है कि यहाँ पे फिर भी आपको प्रेडिक्टेबल लाइन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं है ना। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर 15-20 साल का लगा लो तो बहुत सारा हेल्प आपको मिल जाएगा यूपीएससी में। लेकिन यूपीएससी में क्या है कि वहाँ पे जो क्वेश्चन का जो नेचर है वो कई बार चेंज होते रहता है। आपको करंट से स्पेसिफिक अगर कुछ इश्यूज जो है उससे रिलेटेड कुछ सवाल आपसे पूछ लेगा है ना। तो वहाँ के लिए स्पेक्ट्रम थोड़ा सा वाइड हो जाता है ना। तो हमारा जो टारगेट होगा क्लास में, अरे सब आते जाओ, पूछना क्या था? कितने टाइम तक सब लोग आते रहते हैं? लेट से ही आते हैं क्या? आपको तो मैसेज चला ही था 4 बजे आने के लिए। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक। तो चलो हम लोग ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे थे। तो ज्योग्राफी से किसी को डर लगता है क्या कि क्या ही सब्जेक्ट है? मतलब होता है ना कि 10th तक आप लोग तो पढ़ते हो सब लोग मोस्टली, तो कभी ऐसा लगा कि अरे यार दिमाग खा रहा है सब्जेक्ट, क्या ही पूछ रहा है? ऐसा पूछा किसी को मन में ऐसा इस सब्जेक्ट को लेकर के? नहीं है ना? अगर है भी तो कोई बात नहीं, आप मेरे जो भी क्लासेस हैं आप उसको मिस मत करो, रेगुलर रहो और आपको काफी बेनिफिट हो जाएगा है ना। सम्राट तुम ही हो ना? अनअकैडमी का स्टूडेंट है मेरा, पहले वो क्लास में फर्स्ट टाइम लाइव हम लोग मिल रहे हैं। और भी कोई है क्या अनअकैडमी से? नहीं है? देखा करते थे पहले, तो वहाँ पे क्लास किए थे? अभी से लाते हैं, अभी भी करते हो? बट अभी तो वहाँ पे नहीं पढ़ा मैं। 1 साल से हो गया, उसके पहले 3-4 साल जो है क्लासेस मेरे पढ़ा। हाँ वो यूपीएससी कैटेगरी में, यूपीएससी कैटेगरी में मेरा जो है जीएस के टॉपिक्स थे प्लस फिलोसफी ऑप्शन भी था मेरा। अगर आप चेक करोगे तो मिलेगा पूरा नहीं, बाकी बीपीएससी वाले में आपको मिल जाएगा बहुत सारा। ठीक है, तो ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। वन ऑफ द लॉजिकल सब्जेक्ट जो है जीएस में, अगर आप यूपीएससी या फिर बीपीएससी किसी की तैयारी करते हो तो वन ऑफ द लॉजिकल सब्जेक्ट है। हिस्ट्री ये सब में क्या होता है कि आपको बहुत सारा फैक्ट्स जो है याद करना पड़ेगा है ना, कि खास करके मेडिवल में कि किसने कौन सा सिस्टम स्टार्ट किया, किसने उसको फिर खत्म किया, ऐसा ऐसा। हालांकि ज्योग्राफी में बहुत सारा फैक्ट होता है, लेकिन अगर आप उसके पीछे का लॉजिक को समझ जाओगे तो फैक्ट्स को कोरिलेट करना, याद करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं।
अगर आप ज्योग्राफी की बात करो तो बेसिकली आप उसको देख सकते हो, एक आएगा फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, और बाकी दूसरा जो आ जाएगा वो आप ह्यूमन ज्योग्राफी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी। देखिए जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या है कि वो थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाता है, जैसे कि पॉपुलेशन है ना, सेंसस का डेटा, जैसे कि इस बार अगर आप इसका एग्जाम 69 में इसका अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो उसमें पूछा कि एक क्वेश्चन था कि डिस्कस द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन बिहार पॉपुलेशन एंड आल्सो हाईलाइट देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है अगर आप इसको देखो तो पॉपुलेशन डेमोग्राफी वाले पार्ट से पूछा गया है। दैट मींस कि ज्योग्राफी सिर्फ आपको ये नहीं पढ़ना है कि माउंटेन कैसे बिल्डिंग होता है या फिर वोल्केनिक इरप्शंस कैसे होते हैं, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। आपको ह्यूमन ज्योग्राफी में जो भी टॉपिक्स हैं है ना, उसको भी आपको अच्छे से कवर करना है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हो तो इसके बिहार के पर्सपेक्टिव में जो भी चीजें हैं उसको आपको अच्छे से डेटा सेंसस का हो, ट्राइब्स का हो, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम्स लाए जाते हैं उनको भी सब आपको याद करके रखना होगा, ताकि आंसर्स में क्वेश्चन जब भी आए तो उसको आप वहां पे पुट कर सको, ठीक है। किसी के पास प्रीवियस क्वेश्चन का है कोई लिस्ट? हाँ सवाल एक चीज नेचर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। जैसे कि आज जो क्लास है ना, हम लोग बस एक ओवरव्यू ले रहे हैं है ना, कि किस तरीके से तैयारी करना है, क्या क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और कौन से बुक्स को पढ़ना है, ठीक है। और बाकी जो मेन जो कंटेंट जो होगा ना स्टार्ट हम लोग वो नेक्स्ट क्लास से करेंगे। लेकिन आज का जो क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है और उसको हम लोग कैसे गो अहेड करना है ना। तो ये 69 मेंस का क्वेश्चन है, 69 बीपीएससी मेंस का एक क्वेश्चन पूछा गया है ना, मॉनसून के ऊपर पूछा गया है, ठीक है, मॉनसून के ऊपर। सभी लोग आप मॉनसून वर्ड से तो फैमिलियर हो ही है ना। मॉनसून का मतलब क्या होता है, किसी को मालूम है? हाउ डू यू डिफाइन मॉनसून? सीजनल चेंज, सीजनल बताया थे क्लास में, भूल गए? मतलब उसके अराउंड घूम रहे हो लेकिन एग्जैक्ट नहीं बोल रहे। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इज कॉल्ड एज मॉनसून। अगर कभी भी जीवन में किसी भी एग्जाम में अगर मॉनसून के बारे में पूछा हो कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है मॉनसून का, तो उस ऑप्शन को ढूंढना जहां पे लिखा हो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, ठीक है। ये कीवर्ड इसको याद करो, सीजनल रिवर्सल, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मॉनसून कैसे होता है, कैसे सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है, उसको हम लोग समझेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना कि कई बार पीटी में यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ना, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन मॉनसून, ठीक है। यूपीएससी में जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉनसून, है ना। वहां पे कई सारे ऑप्शन बनाएगा, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस बनाएगा और एक ऑप्शन चुटकी से लिख देगा सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, ठीक है। तो इस ऑप्शन पे ही आंसर करना है, ठीक है, याद रखना है। तो बीपीएससी भी इस बार जो है मेंस में अपने क्वेश्चन में फिजिकल ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं उसके नंबर्स को बढ़ा दिया था 69 में। इसके पहले क्या था कि बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आता था, है ना। अगर आप बीपीएससी मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो 8 ही क्वेश्चन करने होते थे एक जीएस पेपर में। इस बार क्या है कि अब शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर करके टोटल 20 क्वेश्चन कर दिया, यानी कि क्वेश्चन का दायरा बढ़ गया है। तो अब जो है फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछने लगा है, जो कि पहले नहीं आ रहा। पहले आपको सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन, जैसे कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या होता है, डिस्कस कर लो, है ना। बिहार का सेंसस, कास्ट सेंसस, उसके ऊपर सवाल पूछ देगा। लेकिन अब जो है बीपीएससी आपको मतलब कोर फिजिकल ज्योग्राफी के उस पे सवाल पूछने लगा। दैट मींस कि आपको फिजिकल ज्योग्राफी को भी अच्छे से पढ़ना है, समझना है ना। अभी जैसे आप न्यूज़ पढ़े होंगे कल के पेपर में कि ताइवान में जो है एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया है ना, और उसके बाद जो है सुनामी को लेकर के जो है जापान वाले रीजन में एक सुनामी भी वहां पे जो है वेव आया। तो अब ये जो कि एक 7.2 है ना रिक्टर स्केल का जो है अर्थक्वेक का,
दैट मींस कि काफी मेजर ये अर्थक्वेक है। तो हो सकता है कि आपको इस बार पीटी में, यूपीएससी के पीटी में सुनामी के ऊपर क्वेश्चन या फिर अर्थक्वेक के ऊपर क्वेश्चन है ना पूछ सकता है, या फिर मेंस से पूछ। तो इस तरीके से भी आपको अपने आसपास देखते रहना है कि ऐसा कौन सा ज्योग्राफिक इवेंट जो है काफी हाईलाइटेड टाइप का कुछ हुआ है, तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि देखिए, एनालाइज द मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मॉनसून सिस्टम। ठीक है, यानी कि इंडियन मॉनसून सिस्टम का जो है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसका क्या मैकेनिज्म है, उसको आप सॉल्व करो, बताओ इसमें। और कितने नंबर का क्वेश्चन है? 8 नंबर का क्वेश्चन है ना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। एक चीज और देखो, क्या हो गया, ये कब का है? 69th बैच का सवाल, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, मॉनसून के ऊपर सवाल पूछा है। सेम एग्जाम में एक और क्वेश्चन है जो कि 38 मार्क्स का है। कितना नंबर का है? 38 मार्क्स का। और इस सवाल को देखो, डिस्क्राइब मॉनसून सिस्टम ऑफ इंडिया, इट्स नेचर, टाइप्स, क्लाइमेट चेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, सिनोनिम्स, ईस्ट एंड वेस्ट, जेट स्ट्रीम एंड फिजिबिलिटी। समझ में? यानी कि सेम कॉन्सेप्ट पे आपसे 8 नंबर का भी सवाल पूछा जा रहा है और 38 नंबर का ही पूछा जा रहा है ना। तो कई तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जामिनर जो है, जो क्वेश्चन जो सेटर है, वो क्या सोच करके एक ही सवाल पे जो है 8 नंबर का पूछ रहा है या फिर 38 नंबर का पूछ रहा है ना। आप चाहो तो या तो मॉनसून के ऊपर आप पूछना चाहते हो तो या तो एक ही सवाल 8 में पूछो, इधर कुछ दूसरा पूछ लो कि डिस्कस हाउ द हिमालयस हैव फॉर्म, है ना, ऐसा कुछ पूछ सकते थे। लेकिन नहीं, मॉनसून के ऊपर दो सवाल। तो जिस बच्चे ने अगर मॉनसून को ठीक से नहीं पढ़ा है उसका तो गया ना 2 सवाल, है ना। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप तैयारी करते हो किसी भी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी हो, तो उसके जो भी पार्ट्स हैं जो लगे कि नहीं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको शॉर्ट आंसर के पर्सपेक्टिव से और लॉन्ग आंसर के पर्सपेक्टिव से दोनों से पढ़ के आपको रेडी रखना है ना। क्योंकि अगर आप सिर्फ लॉन्ग आंसर तैयार करोगे तो एग्जाम में क्या होगा, जब शॉर्ट आंसर 8 नंबर का क्वेश्चन है उसको हार्डली आपको 100 वर्ड्स में आंसर लिखना होगा, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, पता चला कि 5 लाइन में आप उसको बस इंट्रोडक्शन दे दो, है ना, 40 वर्ड चला के। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगता है उसको आप जब भी पढ़ते हो तो उसको शॉर्ट आंसर के पर्सपेक्टिव से और लॉन्ग आंसर के पर्सपेक्टिव से दोनों से लेकर के तैयार करके चलना है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखो, है ना। एक सेकंड क्वेश्चन है, what are the sources of energy in India? Are they sufficient to meet domestic needs? What are the possible alternative sources of energy for India? Present a critical review. और ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। दैट मींस कि इंडिया में जो भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है ना। सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी कि ये जो पार्ट है ना, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी, है ना। इसपे आपको हमेशा सवाल मिलेगा ही मिलेगा, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो आप बताओ कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंडिया में क्या सब है जिससे पावर जनरेशन होता है, क्या सब सोर्सेस है? थर्मल पावर, स्टीम, स्टीम तो वही हो गया ना, थर्मल ही हो गया, है ना। स्टीम जनरेट, हाइड्रो, यस, सोलर पावर हो जाएगा, है ना, हाइड्रो पावर हो गया, न्यूक्लियर, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी हो जाएगा। इसके बाद आप देखो तो विंड मिल्स, ये सब जो हो गए, है ना। टाइडल एनर्जी से, है ना, टाइडल से हो जाएगा। उसका जियोथर्मल एनर्जी होता है ना, जैसे कि आप हिमाचल वाले रीजन में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम्स होते हैं, हॉट वाटर और स्टीम वहाँ से निकलता है ना, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो सवाल तो ये तो है कि पहला पार्ट की बताओ भाई क्या सब डिफरेंट एनर्जी मैट्रिक्स है जिससे इंडिया में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, तो आप ये सब लिखोगे। नेक्स्ट पार्ट है कि आर दे सफिशिएंट इनफ टू मीट द नीड्स, एनर्जी नीड्स ऑफ दिस कंट्री, है ना। तो सफिशिएंट नहीं है, कैसे? बहुत सारे स्टेट्स हैं जो पावर प्रोडक्शन जिनका जैसे कंजम्पशन से ज्यादा है, स्टेट्स का, जैसे बिहार एग्जांपल है उसका। ठीक है, मतलब आप ऐसे बोलो ना कि क्यूमुलेटिव अगर इंडिया का एनर्जी मिक्स देखा जाए तो इंडिया का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसमें इंपोर्ट हम लोग करते हैं बहुत ज्यादा, खास करके क्या, तो ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, है ना। यानी कि जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं इंडिया में, दे आर नॉट सफिशिएंट इनफ टू मीट द डोमेस्टिक डिमांड, है ना। दैट मींस वी आर डिपेंडेंट ऑन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, खास करके गल्फ कंट्रीज, है ना। वहां से हम लोग का जो है ऑयल हम लोग लेकर के आते हैं वहां से, है ना। तो उसका फिर ऑल्टरनेटिव क्या है? अभी सपोज, है ना,
कि जैसे इसराइल और पैलेस्टीन का जो वॉर है, इशू है ना, ये चल रहा है, रशिया का और यूक्रेन का वॉर जो है सो चल रहा है। इस तरीके से कई सारे इंटरनेशनल टेंशंस जो है सो हमेशा होते रहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ पे होता है? तो मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। सपोज कि है ना, ठीक है, ये अपना देश इधर रहा, अफ्रीका हो गया, है ना, ये आपका गल्फ कंट्री टोटल, है ना, मेनली ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। तो इंडिया में आप देखो तो जैसे गुजरात के जो भी पोर्ट्स हैं, है ना, मुंबई पोर्ट हो जाएगा, है ना, इधर आप विशाखापट्टनम है, चेन्नई पोर्ट है, तूतीकोरिन है ना, इधर हल्दिया पोर्ट है ना, इधर पारादीप है उड़ीसा में, है ना, ऐसे कई सारे पोर्ट्स हैं। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि यहाँ से, है ना, रेड सी से, है ना, इधर वाले रीजन से, है ना, शिप के थ्रू, है ना, हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं, है ना। और अब जैसे अगर मैं बताऊं तो मैं भी पहले इसी कैरियर में था, है ना, मैं मरीन इंजीनियर हूं। तो हम लोग जो है कई बार गल्फ कंट्रीज से जो है ऑयल, क्रूड ऑयल, है ना, इस तरीके से गैस, ये सब जो है शिप्स के थ्रू इंडिया में लेकर के हम लोग आते हैं। तो अभी सपोज कि इधर वाले रीजन में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, है ना, इजराइल पैलेस्टीन इशू है। सपोज कल को दूसरा देश जैसे ईरान है, सऊदी अरेबिया है, ये सब आपस में जो है टेंशन में रहता है ना, तो उसके वजह से कभी कुछ और तीसरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? इंडिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो टोटल जो आप देखते हो क्रूड ऑयल और जो पेट्रोलियम का जो रिक्वायरमेंट है, उसका 65% जो है सो इंपोर्ट करते हैं, ऑलमोस्ट 65% इंडिया है सो इंपोर्ट करता है ना। तो इतना बड़ा जो चंक है, अगर आप इंपोर्ट करते हो, तो अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ भी इंटरनेशनल डिस्टर्बेंसेस कुछ ऐसा होता है, तो उससे उसका सीधा फर्क हमारे डोमेस्टिक एनर्जी नीड्स पे तो होगा। विदाउट एनर्जी आपका इकोनॉमी में आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को आप एनर्जी नहीं दे सकते हो, तो क्या हमारा जीडीपी है सो रिड्यूस सही होगा कि नहीं होगा, है ना। तो उसकी पर्सपेक्टिव में ये सवाल पूछा गया कि इंडिया का जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, क्या वो सफिशिएंट है यहाँ के नीड्स को? तो नहीं, नहीं सफिशिएंट। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे, है ना, सॉल्यूशन आपको आप आंसर में तो बताओगे ना कि नहीं, ये तो आपने लिख दिया कि नो, इट इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू मीट द डोमेस्टिक डिमांड्स, देन व्हाट ऑल सॉर्ट्स ऑफ सॉल्यूशंस आर रिक्वायर्ड। तो आप उसमें लिखो कि इंडिया जो है, आप देखो तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मेनली आता है ना। अगर आप इंडिया की बात करते हो, तो अगर कभी एग्जाम में पूछे कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किस तरीके का है, तो अगर वहां पे दिखे कि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो उसको आंसर कर देना, है ना। क्योंकि इंडिया का जो ब्रॉड क्लाइमेट का जो क्लासिफिकेशन है, इट इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, है ना। लेकिन अगर आप ज्योग्राफिकली देखो तो इंडिया का जो ऑलमोस्ट हाफ जो सेक्शन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में जानते हो कि कर्क रेखा उसको हम लोग बोलते हैं। ये सब चीज हम लोग फिर से बेसिक से जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, बट फॉर द टाइमिंग आप समझो कि इंडिया जो है ट्रॉपिकल रीजन में है ना, ट्रॉपिकल रीजन में है। और इसके ऊपर का जो पार्ट हो जाएगा, दिस इज सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल दैट मींस कि हमारे पास सनलाइट का कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है। दैट मींस कि क्या हम अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में सोलर कैपेसिटी को बूस्ट कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। और आप देखे होंगे कि जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट या इसके पहले की भी, वो सोलर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के काफी स्कीम्स, नेशनल सोलर मिशन है ना, ये सब लेकर के आ रहे हैं। दैट मींस कि सोलर जो है एक पार्ट हो जाएगा, है ना। दूसरा देखो, इंडिया के पास जो है सो थोरियम्स का रिजर्व बहुत ज्यादा है ना। थोरियम है ना, आप पढ़े होंगे थोरियम, है ना, मोनाजाइट सैंक्सियस, है ना, थोरियम। ये भी कई बार पीटी में आपसे पूछा जाता है कि जो थोरियम है वो कौन से कहाँ पे पाया जाता है, किस तरीके के सैंड में, इस तरीके से ऑप्शन रहता है ना। तो मोनाजाइट सैंड जो होता है केरला इस कोस्ट में पाया जाता है, ठीक है, मोनाजाइट सैंड, मोनाजाइट सैंड में पाया जाता है। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि जो थोरियम है उसको हम लोग सीधा सीधा न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल यूज नहीं कर सकते, समझा यार, समस्या है। तो फिर थोरियम का जिक्र क्यों होता है? जब समस्या है तो क्यों इसका नाम लेते हो बार बार? इसलिए लेते हैं क्योंकि इंडिया के पास
3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, है ना। ये आपसे डीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है साइंस सब्जेक्ट वाले सेक्शन में, डिस्कस इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। ये कई बार पूछता है, अभी हालांकि ट्रेंड डीपीएससी में चेंज हो गया है, कुछ आपसे करंट और ये सब सवाल सब पूछने लगा है, लेकिन ये सवाल आए दिन जो है रिपीट होते रहता है। इस पे आप जब भी पढ़ो डीपीएससी का मेंस दो तो ये इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल तैयार करने का, उससे सवाल आने का बहुत चांस रहता है, नहीं तो ऐसे यूज हो जाएगा यहाँ। तो देखो इसमें क्या है कि फर्स्ट स्टेज में जो हमारा यूरेनियम है ना, यूरेनियम को एज ए फ्यूल यूज करते हैं। तो यूरेनियम बिल्कुल रेडियो एक्टिव है, वो जो है फिसाइल मटेरियल है। फिसाइल मटेरियल मतलब कि जो कि चेन रिएक्शन को जो है सस्टेन कर सके, है ना। आप पढ़े होंगे साइंस के क्लासेस में कि चेन रिएक्शन क्या होता है। चेन रिएक्शन मतलब कि एक जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, उससे जो न्यूट्रॉन्स निकलेगा वो फर्दर एक न्यूक्लियस को ब्रेक करेगा, है ना, फिर वो फर्दर ब्रेक करेगा तो चेन रिएक्शन हो जाएगा। तो यूरेनियम का जो यूरेनियम 235 जो है वो सभी चेन रिएक्शन को सस्टेन कर सकता है। लेकिन जो हमारा थोरियम है, थोरियम, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब आप एक न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, फर्स्ट स्टेज का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसमें आप यूरेनियम को बर्न कर रहे हो और यहीं पे आप थोरियम भी ऐड कर दो, ठीक है। तो इस वाले फ्यूल से जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं वो यहाँ पे इसके न्यूक्लियस के साथ रिएक्शन करेगा, है ना, और फिर थोरियम को कन्वर्ट कर देगा कहाँ पे, यूरेनियम में। तो वो एक फ्यूल बन गया कि नहीं। समझ लो क्या है ये चीज, कितना ज्यादा दिमाग लगाया गया है कि थोरियम अपने आप में रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसके न्यूक्लियस में एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को ऐड करते हो, ब्रेक करते हो, तो उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा वो यूरेनियम का एक आइसोटोप बन जाता है और वो फिर रेडियोएक्टिव हो जाता है। दैट मींस कि यू कैन मेक फ्यूल आउट ऑफ दिस थोरियम, ठीक है। तो ये आप अपने आंसर में लिख दो कि इंडिया शुड फास्टेन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड कैपिटलाइज अपॉन द थोरियम रिजर्व्स व्हिच इट हैज गॉट इन वेरी फास्ट, है ना। तो ऐसे आंसर कर सकते हो वहां पे, ठीक है। प्लस आप देखो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है ना, इंडिया का कोस्ट लाइन कितना ज्यादा वास्ट कोस्ट लाइन है। तो क्या आप यहाँ पे टाइडल एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट दे सकते हो अपने आंसर में कि सिंस इंडिया हैज गॉट अ वेरी वास्ट कोस्ट लाइन सो इट कैन वर्क अपॉन द टाइडल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, है ना। उसमें आप ये करो, R&D करो, रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो और फिर उससे जो है आप चीजों को हार्नेस करके अपने एनर्जी मैट्रिक्स को और वाइड कर सकते हो, है। तो ये सब भी मतलब इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को डील करना होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे आए दिन आपसे सवाल पूछा जाता है ना। ये सभी यूपीएससी का सवाल है, लेकिन यूपीएससी में ये सब पहले पूछा जा चुका है या फिर आने वाले समय में पूछा जा सकता है ना। टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म के ऊपर सवाल पूछा है। क्या है सवाल? डिस्कस द स्टेट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया एंड एनालाइज इट्स फ्यूचर इन द कंट्री, ठीक है। भारत में पर्यटन उद्योग की स्थिति की विवेचना कीजिए तथा देश में इसके भविष्य का विश्लेषण कीजिए। यानी कि इंडिया में जो है टूरिज्म का क्या स्टेटस है और इसका फ्यूचर क्या है, ठीक है। तो आप बताओ, टूरिज्म तो एक जनरल टॉपिक है, उसमें तो आप बता सकते हो टूरिज्म किस बताओ कि इंडिया में टूरिज्म का क्या सब जो है सो डोमेन है टूरिज्म का। टूरिज्म साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले बहुत ज्यादा टूरिज्म जैसे डिफेंस में डिफेंस टूरिज्म भी प्रमोट किया जा रहा है और I think the religious tourism चल रहा है and adventurous tourism लद्दाख में वो जहाँ पे हम अच्छा एक सिंपल सा बात बताओ, एक कोई एक व्यक्ति है ना, ठीक है, बेचारा जीवन से परेशान है, उदास है ना, इसको कुछ लगा कि जीवन में कुछ करना चाहिए, कहीं से घूम फिर के आता है, तो ये मतलब कहीं पे भी जाएगा घूमने के लिए तो ये सब क्या सब देख सकता है। तो एक तो होगा कि है ना नेचुरल साइट पे चला जाए, है ना, नेचुरल साइट पे चला जाए, ठीक है। दूसरा होगा कि इसको लगे कि नहीं सब मोह माया भगवान के दर्शन में चलते हैं, तो ये जो है रिलीजियस साइट पे चला जाएगा, होली साइट पे चला जाएगा, होली साइट पे चला गया, है ना। सपोज इसका घूमते घूमते तबीयत खराब हो गया, है ना, या फिर किसी दूसरे देश में गया और वहां पे तबीयत खराब हो गया और वहां का हेल्थ केयर काफी महंगा है ना, तो इंडिया में आ सकता है इलाज कराने के लिए, है ना, यानी कि मेडिकल नीड्स के लिए। दिस इज कॉल्ड एज मेडिकल टूरिज्म।
ठीक है, मेडिकल टूरिज्म है ना। पॉलिसी साइट्स पे चला जाएगा तो क्या कह सकते हैं इसको, कल्चरल और रिलीजियस टूरिज्म। क्या हो जाएगा, कल्चरल और रिलीजियस टूरिज्म। ठीक है, नेचुरल साइट्स पे जाएगा तो आप इसको इको टूरिज्म बोल सकते हो, इकोलॉजिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म है ना, इको टूरिज्म इस पे जा सकता है ना। और बताओ और किस और क्या सब इसके पास है। हाँ हिस्टोरिकल, यस बहुत अच्छा है ना। किसी भी देश का आप हिस्ट्री के बारे में, उसका एंशिएंट कैसा रहा है ना। कुछ लोग सपोज के इंडिया में आ गए, इंडस वैली साइट्स घूमने चले गए है ना। कुछ लोग साउथ के किंगडम्स के जो भी पुराने जो भी आर्किटेक्चर है उसको देखने चला गया ना। तो हिस्टोरिकल टूरिज्म, वेरी नाइस, हिस्टोरिकल टूरिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ कि सपोज कि ये एक ऐसे देश से बिलोंग करता हो जहां का पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था बहुत अच्छा नहीं है ना, वहां पे कॉलेजेस ना हो, तो क्या एजुकेशन के लिए इंडिया में आ सकता है, और आते हैं है ना। अगर आप दिल्ली में जाओगे, दिल्ली ईयू में, तो वहां पे बहुत सारे लोग जो है अफ्रीकन कंट्रीज और इधर साउथ कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज से बहुत सारे लोग वहां पे आपको मिलेंगे। दैट मींस कि एजुकेशनल टूरिज्म हो सकता है ना, एजुकेशनल टूरिज्म। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें और भी आप एंगल सोच सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, बाकी इसके अलावा और भी आपको लगे तो उसको ऐड कर सकते हो। तो एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि आपसे कोई भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा ना जिसके बारे में आपको डेफिनेट आंसर हो सकता है कि आपको नहीं पता हो, लेकिन आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करोगे, उसको ब्रेक डाउन करोगे है ना लॉजिकल वे में, तो आपको कई सारे डायमेंशंस मिल जाए है ना। जैसे कि ये वाला सवाल, अब ऐसा तो है ना कि एग्जाम से पहले आप इंडिया का जो है टूरिज्म का डेटा रट के बैठे हो कि भाई इंडिया में जो है एक साल में इतना टूरिस्ट इस कंट्री से आते हैं, वैसे आते हैं है ना। वैसा अगर है डेटा तो बहुत अच्छा है, आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो कि एज पर दिस मिनिस्ट्री रिपोर्ट सो मच ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अराइव इन इंडिया है ना। अगर ऐसा कुछ डेटा है तो बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत कम चांस है कि आपके पास ऐसा कुछ डेटा रेडीमेड हो एग्जाम में। लेकिन जब आप ऐसे करके बताओगे कि नेचुरल साइट में 2-4 जगह का नाम लिख दिए है ना, कि वेस्टर्न घाट्स में घूमने चला गया, हिमालय में जो ऊपर में जो स्नो है वहां पे लोग चले गए है ना, इधर होली साइट्स में कल्चरल विलेज में बनारस का नाम लिख दो है ना, साउथ में जितना भी है अजंता एलोरा सबका उसका नाम लिख दो। तो कहने का मतलब कि आप ऐसे होलिस्टिकली अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर सकते हो और आपको नंबर भी इससे मिल जाता है ना। ऐसा नहीं कि वो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल अच्छा नंबर देता है। ठीक है, ये हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये मैं बोल रहा था, ज्योग्राफी क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन बिहार एंड कमेंट ऑन देयर लेवल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। यानी कि बिहार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के विक्रम का वर्णन कीजिए तथा इनकी सामाजिक आर्थिक दशाओं के स्तरों पर टिप्पणी कीजिए। 7 नंबर का सवाल है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ना। तो जब हम लोग बिहार स्पेशल क्लास करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि बिहार में जो पॉपुलेशन जो डेमोग्राफी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है ना। तो वहां पे आप देखोगे कि जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट का जो पॉपुलेशन है, जो डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, गया है ना, गया डिस्ट्रिक्ट में है। और शेड्यूल्ड ट्राइब का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हाँ चंपारण, वेस्ट चंपारण में है ना, तो वहां पे है। बाकी बिहार में आप देखो तो एसटी का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। झारखंड जब साथ में हुआ करता था तब था एक सब्सटेंशियल था, लेकिन आफ्टर द डिवीजन ऑफ बिहार मेनली एसटी पॉपुलेशन जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू वाला रीजन जो है ना, वो झारखंड में चला गया। लेकिन अगर आप ये तो आप एक फैक्चुअल डेटा एग्जाम में लिख दोगे है ना। बाकी उसके ऊपर कंडीशंस के ऊपर सवाल पूछा है कि उनका सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है ना। तो कई बार क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट ये सभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस बाउंसर क्वेश्चंस होते हैं, आप नहीं तैयार कर सकते हो कि बिहार के हर एक पॉपुलेशन का सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कितना है, लिटरेसी रेट किसका कितना है ना, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितना है ना। ये आप डेटा बहुत मतलब नहीं उस डिटेल में आप जा सकते हो है ना, उतना आप याद नहीं कर सकते हो। लेकिन एक जनरल जो है ट्रेंड जो आप ऑल इंडिया लेवल पे पढ़ते हो कि सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है ना, शेड्यूल्ड कास्ट में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में। कई बार आप देखो तो उनका जो बेसिक जो एजुकेशन के लिए जो है या फिर मेडिकल जो बेनिफिट्स हैं उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे कुछ जेनरिक पॉइंट्स को हम लोग वहां लिख करके है ना आंसर में जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी सवाल को एग्जाम में, ये मैं आपको टिप बता रहा हूँ, मेंस में क्या है जनरली यूपीएससी में भी, वहां पे तो आपको जो भी 20 क्वेश्चन है उसमें से हार्डली ऐसा
आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो हार्डली 15 से 16 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके बारे में आपको फेयर आइडिया होगा, है ना, कि ये क्वेश्चन में ये आंसर ऐसा ऐसा लिख देंगे। लेकिन वहां पे भी 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा होगा ना कि जिसमें आपको लगे कि यार ये क्यों पूछ लिया, है ना, काहे पूछ लिया। तो वहां पे आपको आपका जो स्मार्टनेस है ना वो यूज करना होता है ना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अपना एक खुद का ये एक बार मैं यूपीएससी का मेंस 2016 या 17 का दे रहा था। उसने एक सवाल पूछ दिया था कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रायोस्फीयर, ऐसे करके कुछ सवाल पूछा, है ना। तो चूंकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल भी था तो मेरे लिए वो चीज आसान था, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो उस सवाल को नहीं करके आए कि क्रायोस्फीयर यानी क्या पूछ दिया है ना, यूपीएससी पागल हो गया है, कुछ भी पूछता है। लेकिन जब आप सिलेबस देखोगे यूपीएससी का, है ना, ज्योग्राफी का सिलेबस जीएस पेपर 1 का, वहां पे उन्होंने क्या लिखा है कि जो इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग आइस कैप्स, ठीक है। तो जब भी कोई एग्जामिनर जो है ना, उसको जब कोई भी कमीशन अप्रोच करती है पेपर सेट करने के लिए, तो उसको पहले सिलेबस भेजा जाता है ना। जैसे कि सपोज कि मुझे ही यूपीएससी ने अप्रोच किया कि भाई आप जो है क्वेश्चन सेट करो, तो मैं तो ऐसा तो है नहीं था कि ज्योग्राफी में कुछ भी क्वेश्चन है लिख के भेज दो, कहा लो पूछ लो, ऐसा तो होगा नहीं। मैं बोला पहले पूछो, ठीक है आप सिलेबस भेज दो, है ना। तो मुझे नजर पड़ेगा अच्छा आइस कैप्स, वेरी नाइस। तो मैं आइस कैप्स का ऑल्टरनेट नेम क्या होता है, तो क्रायोस्फीयर होता है ना। तो मैं सीधा ये नहीं पूछूंगा कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ आइस कैप्स इन द मरीन इकोसिस्टम, ऐसा नहीं पूछूंगा। मैं एक अलग ही कीवर्ड डाल दूंगा क्रायोस्फीयर करके। अब बच्चे जो है उसमें लेकर के परेशान किया, क्या पूछ दिया। लेकिन वहीं पे जो जिसको सिलेबस का एक एक वर्ड याद है ना, वो वहां पे लिख के आ जाएगा। सबको पता है कि क्रायो का मतलब होता है ठंडा, है ना, हमेशा आइस, है ना। क्रायो जैसे कि आप इसरो के बारे में पढ़ते हो कि क्रायोजेनिक इंजन जो है डेवलप जो है कर सकते हैं, तो क्रायो का मतलब होता है हमेशा, है ना, क्रायो प्रिजर्वेशन, है ना। जैसे कि कई बार देखो कि जो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ह्यूमन टिश्यूज को, सेल्स को, है ना, उसको बिल्कुल माइनस टेम्परेचर पे उसको प्रिजर्व करते हैं, है ना। तो क्रायो प्रिजर्वेशन उसको बोलते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में ऐसा कुछ कीवर्ड ऐसा आ गया जिसके बारे में आप हो सकता है कि पहली बार सुन रहे हो, लेकिन अगर आप सिलेबस को रिकॉल करोगे ना तो आप लिख कर पाओगे कि नहीं ये उसी से रिलेटेड है ना। क्रायो कैप, क्रायोस्फीयर, आइस कैप्स के बारे में पूछ रहा है, तो चलो अब थोड़ा सा मिल गया इनपुट, अब लिख देंगे, है ना। तो एग्जाम में हमेशा याद रखना कि कभी भी क्वेश्चन मेंस में कभी ना सरेंडर मत करना अपने आप कि अरे यार ये तो पढ़ के आया नहीं, क्या ही पूछ दिया, क्या ही लिखेंगे। नहीं, क्वेश्चन रहेगा ऐसा क्वेश्चन, थोड़ा सा काम डाउन होना, थोड़ा सा सोचना कि सिलेबस में इस पार्ट से ये सवाल पूछा गया है ना। अपने आप तुम्हें आइडियाज वहां पे आ जाएगा, और वो बात मानो वो सही आइडिया होता है, उसको लिख के आपके नंबर उसको मिलेगा। ये हो गया। तो ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, और भी कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, है ना। एक सवाल है फिजिकल ज्योग्राफी का सवाल है, डिवाइड इंडिया इनटू मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजंस एंड डिस्क्राइब द रीजन इन व्हिच द लैंड ऑफ बिहार स्टेट इज इंक्लूडेड। ये तो बहुत आसान सवाल है, आप लोग क्लास 6 में भी पढ़े होंगे, 7 में पढ़े होंगे, है ना। व्हाट आर द फिजियोग्राफिक डिवीजंस ऑफ इंडिया, किसी को मालूम है? हिमालयस है, यस। प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स हो जाएगा, डेजर्ट हो जाएगा, प्लेट्यू में आ जाओ, है ना, कोस्टल प्लेन्स में आ जाओ, और एक सबसे लास्ट में आइलैंड्स हो जाएगा। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ऐसे क्वेश्चन को देख के काफी खुश होना चाहिए, लेकिन ओवर ज्वाय हो जाओगे तो कई बार क्या होता है कि आदमी कुछ और भूल भी जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कभी आंसर करना हो तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे एक इंडिया का मैप बनाओ, है ना। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के लिए आप हमेशा ना फ्री हैंड ड्राइंग का प्रैक्टिस करके रखो, है ना। जैसे कि है ना इंडिया का मैप बनाना हो, है ना, तो इतना आपको होना चाहिए कि इंडिया का मैप वो लगे, है ना। ऐसा नहीं कि बनाए कुछ, है ना, बन गया कुछ, ऐसा नहीं, है ना। ऐसे करके कुछ आप बना दो, आप बता दो कि ठीक है ये इधर हिमालयन, है ना, फर्स्ट हिमालयन फिजियोग्राफी हिमालयास हो जाएगा। इधर आप वेस्टर्न डेजर्ट पे आ जाओ, डेजर्ट पे आ जाओ। बीच का जो रीजन है ये सभी प्लेन में आ जाएगा, नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला पार्ट जो है प्लेट्यू में आ जाएगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू, है ना, नीचे तक का प्लेट्यू हो जाएगा, ठीक है। इधर दोनों साइड में कोस्टल प्लेन हो जाएगा, कोस्टल प्लेन, ठीक है। और बाद में आइलैंड ग्रुप्स बता दो, है ना, अंडमान निकोबार करके ऐसे आइलैंड ग्रुप्स बता दो। तो ये सभी जो है प्रैक्टिस करके रखोगे तभी एग्जाम में रेप्लिकेट करना होगा, है ना। इंडिया का मैप, वर्ल्ड मैप, है ना, शॉर्ट हैंड, फ्री हैंड,
कभी भी खाली बैठे, है ना, ये एड्रेस देख करके थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश की, है ना। मैं कई बार मैं बच्चों को देखता हूँ, वो लोग मैप बनाते हैं सर कॉपी में, तो हालांकि वो मतलब बताना चीज सही सही बताना चाहते हैं, लेकिन मैप ऐसा बना देते हैं कि देख के गुस्सा आ जाए, कहते हैं ये मैप इतना बकवास क्यों बना दिया, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा वर्क करके रखना है, मेंस में काफी हेल्प करता है सब चीज, है ना। अगर किसी से 2 नंबर एक्स्ट्रा आपको मिल गया तो जाहिर सा बात है कि आपको एडवांटेज है। तो ये करके तो आप ये बताओ कि बिहार जो है सो कौन से फिजियोग्राफी डिवीजन में आएगा? प्लेन वाले एरिया में, है ना, प्लेन वाले एरिया। तो जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, है ना, तो वहां पे ये सब चीजों को डिस्कस करेंगे, है ना, कि हिमालयाज जो है ना, इसका क्लासिफिकेशन, जो क्या सभी फीचर्स हैं हिमालयाज का, कब बना, कैसे बना, है ना, 3 पैरेलल रेंजेस हैं, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि डेजर्ट्स जो है कैसे बनते हैं, है ना, उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं, ना। फिर प्लेन, तो आपको मालूम है कि प्लेन्स बेसिकली कैसे बना है, तो प्लेन्स बिल्कुल सेडिमेंट्स जो अलुवियल डिपॉजिट्स हैं, है ना, जो हिमालयन रिवर्स हैं उसके द्वारा सेडिमेंट्स जो कैरी किए गए हैं उसके डिपोजिशन की वजह से जो है सब प्लेन्स बना है ना। पेनिनसुलर प्लेटू की बात की जाए तो आपको मालूम है कि इंडिया जो है ऑलरेडी अफ्रीका के साथ में जुड़ा हुआ था, है ना, तो उसका पार्ट हिस्सा है वो, है ना, तो पेनिनसुलर वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्लॉक ऑन दिस अर्थ जो है सो प्लेटू है। बाकी कोस्टल प्लेन्स की बात करो तो जाहिर सा बात है कि जो हमारा जो कावेरी, कृष्णा, गोदावरी ऐसे जो रिवर्स हैं उनके द्वारा सेडिमेंटेशन हुआ है ना, तो कोस्टल प्लेन्स बना है। आइलैंड ग्रुप्स के बारे में पढ़ो तो ये जैसे कि लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप तो कोरल आइलैंड्स है ना, 36 आइलैंड्स का ग्रुप है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि लक्षद्वीप में कितने टोटल आइलैंड्स हैं, तो 36 है, याद कर लेना। एक बार पीटी में सीधा फैक्ट पूछ देता है ना, 36 किस तरह का आइलैंड है लक्षद्वीप, है ना, तो कोरल आइलैंड। क्या होता है कोरल आइलैंड, ये सभी देखो आपको मैं बस एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, एग्जाम में क्या आता है, क्या पूछता है, तब डिटेल में बताएंगे, है ना, कोई टेंशन वाला बात नहीं है ना। अगर किसी को मालूम ना हो कि कोरल रीफ कैसे बनता है, क्या होता है, सब पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोरल आइलैंड है ना, कोरल आइलैंड, ठीक है। ये सभी क्या है, अंडमान निकोबार, तो वोल्केनिक ओरिजिन है ना, वोल्केनिक ओरिजिन, ठीक है, ये हो गया। तो आपको ये एक आइडिया लग रहा होगा ना कि ज्योग्राफी हमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से पढ़ाई करना है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लिए, बाकी सवाल को और बाकी टॉपिक को पढ़ा ही नहीं, है ना। आप देख रहे हो कि फिजिकल ज्योग्राफी का सवाल एक डायरेक्ट तो एक तो मॉनसून से है और एक फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया है, बाकी 3 सवाल जो है, एक एससी/एसटी पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन, एक टूरिज्म और एक एनर्जी मिक्स, ये कहीं से फिजिकल ज्योग्राफी से लिंक नहीं है। तो सारे सेक्शंस को आपको इक्वली टाइम देते हुए जो है सो पढ़ाई करना है, ठीक है। एक है 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये है 38 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ बिहार, इन व्हाट वे एंड इन हाउ मेनी पार्ट्स द एग्रोक्लाइमेटिक जोन हैज बीन डिवाइडेड इन द स्टेट, हाउ मेनी सीजंस आर फाउंड हियर इन ए ईयर, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ दीस सीजंस ऑन एग्रीकल्चर। 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, कई सारे सब पार्ट इसमें क्वेश्चंस हैं। यानी कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए, राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र यानी कि एग्रोक्लाइमेटिक जोन को किस प्रकार से एवं कितने भागों में विभाजित किया गया है और यहाँ साल में कितने मौसम पाए जाते हैं, इन मौसमों के कृषि पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो इसमें पूरा का पूरा बिहार का क्लाइमेट ही पूरा इसके अंदर आ गया। अगर आप बिहार के क्लाइमेट को अगर आप ठीक से नहीं पढ़े हो ना तो गया 38 नंबर आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये एक सवाल है। इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब मॉनसून सिस्टम ऑफ इंडिया, तो बता ही दिए कि 38 नंबर पूछेगा, है ना। तो ये तो हो गया बिहार का 69 मेंस का, जो अभी जनवरी में जो है मेंस हुआ था उसमें इसका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो एक जनरल आपसे पूछते हैं कि अगर किसी भी रीजन का क्लाइमेट का बात किया जाए, है ना, क्लाइमेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज, है ना, ये सही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक जनरल टॉपिक आपसे बस पूछते हैं, अगर किसी भी एरिया का क्लाइमेट की बात करते हैं तो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच डिसाइड द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन, बताओ क्या सब है फैक्टर्स। टेंपरेचर, सनलाइट, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट, रेनफॉल, यस, और एग्रीकल्चर, प्रेशर, देखो ठीक है, तो लोग अराउंड जो है घूम रहे हो वहां पे। क्लाइमेट किसी भी एरिया का सबसे पहले डिसाइड होता है ना, कि लैटिट्यूड क्या है उस एरिया में,
ठीक है, लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, जो इक्वेटर के पैरेलल होता है, ठीक है। कितना लोग लैटिट्यूड के बारे में जानते हो? किसी को है कि बिल्कुल ही पता नहीं कि लैटिट्यूड क्या होता है? कोई ऐसा है? तो मेरे क्लास में हाँ, अगर थोड़ा सा भी डाउट मन में हो ना तो पूछ ले, ऐसा नहीं कि संकोच करके बैठ गए कि क्या है नहीं है। अगर यहाँ बैठ जाओगे बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे, बाकी लोगों को पता है उसके बारे में, एग्जाम में कुछ पूछ देगा तो फिर बेहतर लिख देगा, है ना। तो कोई ये नहीं, लैटिट्यूड का मालूम नहीं है ना, ठीक है, तो बता देते हैं थोड़ा सा। जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ है। आपने अपने पढ़े स्कूल में या फिर कभी भी ऐसा है ना एक्स वाई एक्सिस के बारे में पढ़ा होगा, है ना, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। जैसे कि हम लोग क्यों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते हैं? ताकि हम किसी भी चीज का लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सके, बता सके, है ना। कि कोई पॉइंट सपोज कि यहाँ पे है ना, ऐसे कुछ पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, देयर इज अ पॉइंट ए सपोज इन द स्पेस एंड यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट। तो आप सीधा देखोगे अच्छा इसका एक्स पे अगर ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो सपोज कि यहाँ पे 5 यूनिट्स है और इधर जो है सो 6 यूनिट्स, तो इसको हम लोग 5,6 लिख देते हैं ना। दैट मींस कि वी आर यूजिंग x and y axis as a reference line to define any point in the space, है ना। एक बात बताओ, हम लोग पृथ्वी पे जो है हम लोग घूम रहे हैं ना, इंडिया में हम लोग हैं, कुछ लोग यूरोप में हैं, कुछ लोग पाकिस्तान में हैं, कुछ लोग कहीं हैं, कुछ लोग हवा में हैं, है ना, बहुत लोग तो रियलिटी से ऊपर होते हैं बहुत लोग, है ना। तो कैसे पता चलेगा कि कौन कहाँ है, किसके रिलेशन में, है ना, रिस्पेक्ट में? तो वही जो इमेजिनरी जैसे हम लोग एक्स वाई प्लेन आइडेंटिफाई करते हैं, तो सेम अर्थ के पर्सपेक्टिव में हम लोग क्या करते हैं, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। लैटिट्यूड्स, दीज आर द लैटिट्यूड्स, ठीक है। अब इसमें 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, इसका क्या मतलब होता है? दिस इज द इक्वेटर, है ना, इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है। अगर आप नॉर्थ पोल की बात करो तो इसका लैटिट्यूड कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री नॉर्थ लिखते हैं क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का नॉर्थ पोल है और साउदर्न हेमिस्फीयर का साउथ पोल, तो 90 डिग्री साउथ। तो एक सवाल आप लोगों से पूछते हैं, 95 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इज इट पॉसिबल टू हैव ए 95 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या फिर एनी लैटिट्यूड मोर देन 90 डिग्री? नहीं, क्यों? हाँ, ठीक है, इसके पीछे का रीजन ये है, नेक्स्ट स्लाइड में पता चल जाएगा कि डिग्री जो है ना वो हम लोग कैसे मेजर करते हैं। फिर से डायग्राम बनाओ, ठीक है। अर्थ का ये सेंटर है, ठीक है, इसको अभी हम लोग स्फीयर समझ रहे हैं ना, एक स्फीयर है और अर्थ का सेंटर होगा स्फीयर होगा, ठीक है, ये सेंटर होगा। तो यहाँ पे एक तो हम लोग है कि अर्थ के बिल्कुल जो बीच का हिस्सा है, जो बिल्कुल मिडिल है, उसको तो हम लोग आइडेंटिफाई करके एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, तो दैट इज बेसिकली योर इक्वेटर, है ना, एक इक्वेटर हो जाएगा, ठीक है। इसके पीछे ऐसे वर्चुअल लाइन ऐसे 10 तो ये तो समझ आ गया ना कि इक्वेटर हो गया, ठीक है। और ये जो प्लेन है क्या, इसको हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन बोल सकते हैं क्या, है ना, कि एक स्फीयर है ना, एक गोला है और उसको बीच से ऐसे कट करता है एक प्लेन है, तो क्या हम उसको इक्वेटोरियल प्लेन बोल सकते हैं? तो क्या उस प्लेन पे वो प्लेन कैसा होगा? अगर इसको ऊपर से देखोगे, ऐसे करके ऊपर से देखोगे, तो क्या वो प्लेन जो है एक ऐसा सर्कल दिखेगा क्या, है ना, सर्कल है ना, ये पूरा राउंड राउंड सर्कल है। इस सर्कल का जो सेंटर होगा, क्या वो अर्थ का भी सेंटर होगा कि नहीं? होगा ना, होगा, ठीक है। सपोज इसको हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, इसको मीट करो, ठीक है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे एक पॉइंट है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है, वो कितने लैटिट्यूड पे है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट को मीट करेंगे और ये जो प्लेन था, इक्वेटोरियल प्लेन था, उसके बीच का एंगल मेजर करेंगे। समझ आ गया, है ना। तो सपोज कि ये 55 डिग्री, 55 डिग्री। तो क्या अर्थ के सरफेस पे ऐसे 55 डिग्री वाले पॉइंट्स जहां से इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं कि नहीं,
है ना। जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट है, इसको इधर से मेजर कर लो तो ये भी 55 डिग्री है, तो वो एक सर्कल बनेगा कि नहीं, इमेजिनरी लाइन। तो इसी को हम लोग बोल देंगे दिस इज 55 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ। समझ आया? ठीक है। अब सेम ऐसा ही सपोज कि 30 डिग्री पे ड्रॉ कर लो एक पॉइंट को, है ना। यहाँ से 30 डिग्री बना रहा है और इसको फिर से सारे पॉइंट्स को मिला दो तो क्या वो 30 डिग्री लैटिट्यूड होगा कि नहीं, हो जाएगा। पोल्स की बात करो तो वर्टिकल मेजर करो, ये 90 डिग्री तो एक सिंगल पॉइंट हो जाएगा, है ना, पोल पे। अब जब मैं एक क्वेश्चन पूछा दिया कि 95 पॉसिबल है कि नहीं, सपोज आप बोलते हो हाँ सर पॉसिबल है 95, तो चलो ठीक है 95 ड्रॉ करते हैं, इसे 5 डिग्री बढ़ा के, है ना, ये टोटल 95 डिग्री हो गया। तो एक बात बताओ, ये जो सर्कल है ये हमेशा जब भी आप ज्योमेट्री पढ़ते हो तो हमेशा जो है एक्यूट एंगल है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, मेजर करते हैं। तो क्या ये 95 कहेंगे या फिर इसको 85 कहेंगे? 85 कहेंगे, है ना। तो इट विल बिकम योर 85 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉट द 95 डिग्री लैटिट्यूड, है ना। इस वजह से 90 से ऊपर पॉसिबल नहीं है ना। ये पॉइंट समझ में आ गया। तो ये जो लैटिट्यूड है इसका सबसे ज्यादा फर्क किसके ऊपर पड़ता है? तो सपोज दिस इज द सन है ना, सन का जो रेज होता है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा जो रीजन है जो सन का जो डायरेक्ट जो सनलाइट जो आता है ओवरहेड, वो इक्वेटर के आसपास 23.5 डिग्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न का जो एरिया है जिसको टॉरिड जोन भी बोलते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा रहता है ना, सन का एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगा। तो क्या इस रीजन का जो एनुअल मीन टेम्परेचर है वो हायर होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो जलवायु है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा कि नहीं, है ना। लेकिन जो पोलर एरिया है ना, पोलर एरिया है, यहाँ पे क्या होता है कि कभी भी सन का जो रेज है वो ओवरहेड नहीं होता है, हमेशा ऐसे हॉरिजॉन पे स्लैंट सनरेज दिखाई देते हैं। तो उसके वजह से यहाँ पे जो सन का जो एनर्जी है वो सबसे कम पहुंचता है, इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, माइनस में चला जाता है, फ्रिजिड जोन हो जाता है। तो क्या यहाँ का जो क्लाइमेट है बिल्कुल ही एकदम वो फ्रिजिड क्लाइमेट होगा कि नहीं होगा? दैट मींस कि लैटिट्यूड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच डिसाइड्स द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन। ये हो गया। दूसरा क्या है? ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई, ठीक है। ऑल्टीट्यूड, कितना लोग हो जो गर्मी में परेशान होकर के हिल स्टेशन में भागते हो, है ना, घर में जिद करते हो कि भाई ऐसी भी गर्मी है, इधर भी गर्मी है, ले चलो, घर वाले बोलेंगे पढ़ लो, है ना, नहीं तो ब्लास्ट कर जाओगे। तो अल्टीट्यूड में मतलब कि हिल स्टेशन में क्यों जाते हो भाई? क्योंकि हिल स्टेशन हमेशा हिल पे होगा, ऊंचाई पे होगा और वहां का टेम्परेचर प्लेन एरिया से कम होता है। दैट मींस कि आप एक जनरल पॉइंट याद रख सकते हो कि एज वी गो अप इन द ट्रोपोस्फियर, जो अभी जैसे एटमॉस्फेयर का हम लोग जिस पार्ट में हम लोग रहते हैं दैट इज बेसिकली ट्रोपोस्फियर, है ना। तो उसमें हाइट के साथ जब आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर जो है सो डाउन होगा, है ना, डिक्रीज करेगा। तो सपोज कि कई बार आपसे एग्जाम में ये सवाल भी पूछा जाता है ना, कई बार सवाल पूछा जाता है पीटी में, यूपीएससी में ऐसा पीटी क्वेश्चन पूछ देता है कि दो प्लेस जो है दे आर ऑन द सेम लैटिट्यूड बट दे हैव गॉट डिफरेंट क्लाइमेट, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन? है ना, ऑल्टीट्यूड डिफरेंट हो जाएगा, समझ गए? तो लैटिट्यूड तो सेम है, तो भाई लैटिट्यूड सेम है तो एनर्जी तो उतना ही सब का है सो पहुंच रहा होगा, लेकिन ऑल्टीट्यूड क्योंकि डिफरेंट है इस वजह से जो प्लेन एरियाज होगा वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा और जो हिली एरियाज होगा वहां का टेम्परेचर कम होगा, इस वजह से वहां पे क्लाइमेट भी डिफरेंट हो जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया। और बताओ नेक्स्ट पॉइंट। एक होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी और यू कैन से कॉन्टिनेंटलिटी, है ना, कॉन्टिनेंटलिटी। इसका मतलब क्या होता है, कितना लोग जानते हो, है ना? बेसिकली इसको डिस्टेंस फ्रॉम द सी बोलते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस फ्रॉम सी। व्हाट इज कॉन्टिनेंट, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से, है ना। ज्योग्राफी में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो क्लास आपको जो पढ़ाने का जो ये है, सबसे पहले मैं फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी के बाद इंडिया, मतलब जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे एग्जांपल्स जो है इंडिया से रिलेटेड या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो एग्जांपल रिलेटेड होगा वो तो बताऊंगा ही। उसके बाद हम लोग वापस आएंगे इंडिया फिजिकल पे, है ना, तो वहाँ पे फिर से फिजियोग्राफी डिवीजन ये सब जो है स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम लोग आएंगे जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, जैसे कि डेमोग्राफी वाला पार्ट हो जाएगा, है ना,
अर्बनाइजेशन हो जाएगा, पॉवर्टी हो जाएगा, है ना, जहाँ पे आपको इकोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों एक कॉन्फ्लुएंस टाइप का दिखेगा, है ना। आप ये नहीं समझ पाओगे कि ये सवाल ज्योग्राफी का है या फिर इकोनॉमी से सवाल है। तो दैट इज बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, है ना। तो उसको हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट है। वो विजुअल जो अगर क्लियर रहेगा ना, तो वो सब पार्ट भी आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। व्हाट इज कॉन्टिनेंटलिटी? तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी। देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर इंडिया का एग्जांपल ले लो, है ना, ठीक है, इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है ना, इधर हमारा अरेबियन सी है, ठीक है, अरेबियन सी है। तो आप लोग में से कितने लोग हो जो कभी दिल्ली में रहे हो, है ना, मतलब एक आध साल 2 साल ऐसे करके, है ना। तो आप अगर दिल्ली में रहोगे ना, तो वहां पे सर्दी भी वैसा ही, है ना, रात का टेम्परेचर 3 चला गया, 4 चला गया, है ना। गर्मी में रहोगे तो 45 जा रहा है ना। बरसात होगा तो वो भी बहुत बारिश हो जाएगा कभी, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर आप दिल्ली की बात करो, है ना, दिल्ली सपोज यहाँ पे है, तो दिल्ली का जो टेम्परेचर वेरिएशन जो होता है ना, ये हमेशा एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर का मतलब कि जब हमारा विंटर सीजन है तो बिल्कुल ही एकदम चला जाएगा, बहुत ही कम टेम्परेचर। समर सीजन होगा तो बिल्कुल सूट अप टेम्परेचर। लेकिन आप लोगों में से कोई चेन्नई में या फिर मुंबई में या फिर कोलकाता में कहीं रहे हो, तो वहां का जो टेम्परेचर जो है ना, वो मॉडरेट रहता है ना। मुंबई में, है ना, मुंबई है ना, चेन्नई है, वाइजैक है ना, इवन कोलकाता है। यहाँ का जो टेम्परेचर वेरिएशन है, ऐसा नहीं कि हाँ, तो वही रीजन बता दो। तो जो भी कोस्टल एरियाज होगा ना, वहां का टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा नहीं होता है। दैट मींस कि व्हाई, व्हाट इज द रीजन? तो जो भी ओशंस या सीज जो होते हैं, उनका एक मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है ना। वर्ड क्या यूज करते हैं हम लोग? मॉडरेटिंग इफेक्ट, मॉडरेटिंग इफेक्ट, मॉडरेटिंग इफेक्ट। यानी कि जो ओशंस होंगे उसके आसपास के जो कोस्टल एरिया, जो कोस्टल सिटीज होगा, वहां का टेम्परेचर एक्सट्रीम नहीं जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत जैसे दिल्ली का केस है, वैसा नहीं होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखो रीजन क्या है। कितना लोग हैं जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में जानते हो? हाँ ना, बहुत लोग पढ़े होंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो होता क्या है बेसिकली कि ठीक है, सपोज कि ये जो है आपका इधर लैंड का हिस्सा है ना, और ये जो है सो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हालांकि ये सभी आगे भी पढ़ेंगे, बट क्योंकि यहाँ पे चर्चा हुआ है तो बता देते हैं। ये ओशंस, जो लैंड है और जो ओशंस है, हमारा लैंड बेसिकली किस चीज से बना हुआ है? आप देखो तो रॉक है ना, रॉक, है ना। तो बोलोगे सर हमें बाहर तो रॉक दिखता नहीं है, किधर है रॉक? तो बाहर रॉक इसलिए नहीं दिखता क्योंकि रॉक का जो टॉप लेयर है वो विथरिंग होकर के सॉइल बन चुका है ना, मिट्टी बन चुका है, इस वजह। लेकिन अगर आप कभी हिल एरियाज में जाओगे तो आपको वैसे भी रॉक दिखेगा, या फिर इवन जब आप बोरवेल करते हो, है ना, तो नीचे का जो स्ट्रेटा होता है वो सभी रॉकी होता है ना, रॉक होता है। तो ये हो गया, ये हो गया वाटर, है ना, वाटर, वाटर। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो ओशन या फिर सी जो भी है, उसके जो वाटर बॉडीज जो भी हैं, वाटर बॉडीज का एक प्रॉपर्टी होता है कि दे गेट हीटेड अप वेरी स्लोली एंड दे गेट colder also very slowly. That means कि इनका ऐसा रीजन क्यों है? Why? इसके पीछे का रीजन ये है कि water has got high specific heat capacity, high specific heat capacity, specific heat capacity, है ना। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है ना। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, it is a heat required to raise the temperature of a unit mass of a body by 1 degree Celsius। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना हीट सप्लाई करोगे कि उसकी वजह से उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए। तो सपोज किसी का हाई स्पेसिफिक हीट है ना, सपोज कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, सपोज कि ये बोर्ड है और एक हीटिंग फैन है। फैन का सपोज कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है,
तो अभी जैसे रूम का टेम्परेचर मानो कि 25 डिग्री टेम्परेचर पे दोनों है, तो 25 से 26 जाने में उसको ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा हीट का रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन इसका हीट कैपेसिटी कम है तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा, है ना। तो सेम वैसा ही यहाँ पे है, जो रॉकी है सरफेस है, इसका हीट कैपेसिटी कम है, इस वजह से अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट अगर वहां पे प्रोवाइड किया जाए ओशंस को और रॉक्स को, तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा, है ना, और ये डिलेड गर्म होगा। तो सेम वैसा ही जब हीट को लूज करने की बात होगी तो रॉक्स जल्दी हीट को लूज करेगा, बट वाटर बॉडी लेट से लूज करेगा, है ना। इसका क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो सपोज दिस इज द सन हियर, ये दोनों जगह बराबर सन रेज भेज रहा है ना, दोनों जगह बराबर सन रेज भेज रहा है, लेकिन डे टाइम है ना, जाहिर सी बात है कि सन है तो दिन ही होगा, रात में तो होगा नहीं, है ना, डे टाइम। तो अगर पूछा जाए कि टेम्परेचर राइज किसका ज्यादा होगा, लैंड का कि ओशन का, लैंड का होगा। तो एक बात बताओ, इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या यहाँ का जो एयर होगा, इस एरिया का एयर होगा, क्या वो वार्म होगा कि नहीं, हीटेड अप होगा कि नहीं, इन कंपैरिजन टू द एयर अबव द ओशंस। दैट मींस कि एयर ज्यादा वार्म होगा, और कोई भी चीज वार्म होता है तो इवेपोरेट नहीं, पानी नहीं है, वो एयर है, तो लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, ऊपर की तरफ राइज करेगा। तो जब नीचे से एयर ऊपर की तरफ राइज करेगा तो क्या यहाँ का एयर इसको रिप्लेस करने के लिए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, वैक्यूम तो रहेगा नहीं। दैट मींस कि दिस इज योर सी ब्रीज इसी को बोलते हैं, है ना। एकदम बसंती हवा जो है समुद्र किनारे जो है तो चलने लगेगा कब, तो दोपहर में, इसी वजह से, व्हाई, बिकॉज़ देयर इज ए थर्मल डिफरेंस, है ना। तो क्या सी जो है जिसका एयर का टेम्परेचर लैंड के टेम्परेचर से कम है, तो क्या यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा हवा आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या वहां के टेम्परेचर को इसने मिनिमाइज किया कि नहीं, कर दिया। लेकिन क्या हमारे दिल्ली में ऐसा कुछ समुद्र है क्या उसके आसपास, नहीं है, तो इस वजह से वहां पे जितना हीट रहेगा सनरेज उतना हवा गर्म होगा, उतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। सेम यही रात में उल्टा हो जाता है, रात में क्या होगा कि अब जो है ये वाला पार्ट जो है अब ठंडा होगा, क्योंकि अब सन तो चला गया, है ना, हीट का सोर्स है वो तो चला गया, कि दिन भर जितना भी एनर्जी अब्सॉर्ब किया, हीट को अब्सॉर्ब किया, अब वो रात को रिलीज करेगा, तो अब ये जल्दी रिलीज करेगा। दैट मींस कि इसका टेम्परेचर जल्दी फॉल करेगा। ओशन का जो है वाटर बॉडीज का कैरेक्टरिस्टिक है कि ये धीरे धीरे ठंडा होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। दैट मींस कि अब यहाँ का एयर जो है सो गर्म होगा इन कंपैरिजन टू दिस, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ का एयर अब राइज करेगा, इसको फिल करने के लिए यहाँ से एयर पहुंचेगा, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, लैंड ब्रिज, ठीक है, लैंड ब्रिज। तो अब यहाँ का ठंडा हवा इधर पहुंचा, इसके साथ मिक्स हुआ और ये फिर वापस आके यहाँ पे मिलेगा। तो ये वार्म एयर थोड़ा सा आकर के ऊपर जब सिंक करेगा यहाँ पे नीचे में, तो क्या यहाँ का टेम्परेचर जो नीचे जा रहा था, क्या उसको बहुत ज्यादा नीचे जाने देगा, नहीं जाने देगा, है ना, उसको रोकेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ही ठंडा हो गया, दैट मींस कि फिर से वहां का जो टेम्परेचर जो है उसको मॉडरेट कर दिया, जो ज्यादा ठंडा हो रहा था उसको थोड़ा सा ओशन में वार्म कर दिया। तो क्या टेम्परेचर वेरिएशन दिनों रात में ज्यादा हुआ या कम हुआ, कम हुआ, है ना। इस वजह से कोस्टल एरियाज जो होते हैं वहां का जो टेम्परेचर जो है वहां पे वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होता है, कम होता है। लेकिन जो कि कॉन्टिनेंट्स इंटीरियर्स में होते हैं वहां पे कोई भी वाटर बॉडीज उस स्केल का नहीं होता है, इस वजह से वहां का जो टेम्परेचर होगा वो वेरिएशन, वहां का जो रेंज होगा काफी ज्यादा होगा। समझ में गया, कोई डाउट है किसी को? वापस आते हैं पीछे वाले स्लाइड पे। तो एक कॉन्टिनेंटिविटी हो गया, और बताओ नेक्स्ट फैक्टर और क्या होगा। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, है ना, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ये सभी हम लोग फिर से पढ़ेंगे जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे एक सवाल बीपीएससी में पूछ दिया था, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आपको किस हद तक डेप्थ में आपको पढ़ने की जरूरत है ताकि ऐसे क्वेश्चंस को आप हैंडल कर पाओ। हम वापस से उस क्वेश्चन पे आएंगे। सी के बॉटम से भी हाइट, हाँ, सी के बॉटम से हाइट भी, तो वो लिखा ना ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड वही हो गया ना। जब भी हम लोग हाइट मेजर करते हैं तो ओशन के सी लेवल को रेफरेंस मान के करते हैं ना, तो ऑल्टीट्यूड वही हो गया, है ना। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन दैट मींस
कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में क्या सब आएगा, तो वहां पे विंड्स का जो है स्पीड कैसा है, विंड्स का डायरेक्शन कैसा है ना। विंड जो है सो ड्राई है या फिर ह्यूमिड है ना। अगर ड्राई विंड रहेगा तो वहां का टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म रहेगा, अगर ह्यूमिड एयर है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो वहां पे जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जेट स्ट्रीम्स, है ना, ये सभी साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, ये सभी उसमें आ जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट एक है आपको फिर से ओशन में ओशन करेंट्स, ठीक है, ओशन करेंट्स, ओशन करेंट्स, ओशन करंट ये अपने आप में एक जो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है ज्योग्राफी का, ओशन करंट, है ना। इसको हम लोग पढ़ेंगे ओशनोग्राफी वाले क्लास में, डिस्कस मतलब उसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ओशन करंट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। कोल्ड ओशन करंट्स क्या होते हैं, वार्म ओशन करंट्स क्या होते हैं, उसका जो है सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है ना, मरीन बायोडायवर्सिटी पे क्या सिग्निफिकेंस है। ओशन करंट्स को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ओशन करंट्स जो है इसका भी क्लाइमेट में फर्क पड़ता है, थोड़ा सा बता देते हैं ओशन करंट्स क्या होता है तो आपको समझ में आ जाएगा। कितना लोग हैं सो कभी समुद्र किनारे आप लोग गए हैं? कोई है? गए हो? कहाँ पे? गोवा में। अच्छा, और पीछे मुंबई में? अच्छा, मतलब उसमें डुब के लिए है? हम तो खैर सेलिंग ही कर दे रहे, तो ये ठीक है। तो ओशन करेंट्स बेसिकली जैसे कि आप समझो कि ओशन करेंट्स आर बेसिकली द रिवर्स ऑफ द ओशंस, है ना। बिल्कुल वैसे जैसे कि आप देखते हो ना रिवर्स हमारे लैंड पे जो है, रिवर्स जो है जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, उसी तरीके से हमारे ओशंस में भी ओशन करेंट्स जो है सो मूव करते हैं, है ना। अगर कोई शिप है और वो ओशन करेंट्स के डायरेक्शन में मूव करेगा तो करेंट्स उसको फेवर करता है और शिप का जो ऑयल कंजम्पशन है वो कम हो जाता है, यानी कि उसका माइलेज बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कोई शिप सेलिंग कर रहा है काउंटर टू द ओशन करेंट्स तो उसको ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। जैसे कि भाई बचपन में मैथ्स का एग्जांपल पढ़ते हो ना कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम बोट पे बैठ के चला रहा है, उससे वही उधर भी हो जाता है। तो ओशन करेंट्स जो है बेसिकली आप देखो तो जितने भी ओशंस बेसिकली तो वार्म ओशन करेंट्स होते हैं और कोल्ड ओशन करेंट्स होते हैं, दो ही क्लासिफिकेशन है। ओशन करेंट्स बेसिकली इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो वार्म होगा और एक कोल्ड होगा, ठीक है। तो जो वार्म ओशन करंट है, जाहिर सा बात है कि जो ट्रॉपिकल एरियाज का जो ओशंस होगा, जो सीज होगा, वहां का जो पानी होगा वो गर्म होगा और उसमें अगर करंट किसी वजह से अगर जनरेट होता है दैट विल बी वार्म ओशन करंट। और जो पोलर एरियाज का जो है जैसे कि आर्कटिक में, एंटार्क्टिक में, है ना, वहां का जो ओशन वाटर्स होगा वो कोल्ड होगा और अगर वो मूव करेगा तो वो कोल्ड ओशन करंट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है क्या बना रहा है? ठीक है, जनरल लाइक रफ एग्जाम में कभी ऐसा मौका मिले तो बना सकते हो, एक वर्ड जो काफी इम्पैक्ट देता है बाकी लोगों से, है ना। अगर कभी ऐसा कुछ सवाल जैसे कि पूछ दे, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी का सवाल डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, अगर बीपीएससी में या फिर यूपीएससी में सवाल आ जाए कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ओशन करंट्स एंड आल्सो डिस्कस हाउ दिस करंट्स आर जनरेटेड, है ना, तो वर्ल्ड मैप बना करके और बता दो कि हाँ यहाँ पे कोल्ड करंट है, यहाँ पे वार्म करंट है, ऐसे करके। तो अब जाहिर सी बात है कि ये इक्वेटर है, इंडिया थोड़ा ऊपर होगा, इंडिया से इक्वेटर पास नहीं करता है ना, तो इक्वेटर का थोड़ा बेंड कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी इस रीजन में करंट्स जनरेट होगा ना वो कैसा होगा, वार्म करंट हो जाएगा। अब जो पोलर रीजन्स का जो ओशन वाटर्स होगा, है ना, ये सभी कोल्ड करंट होगा। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है ना, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे कि सपोज कि
इस वाले रीजन में देखो अफ्रीका का, यहाँ पे कौन सा डेजर्ट है? सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, ठीक है। ये हमारा साउथ अमेरिका है ना, यहाँ पे एक डेजर्ट है, काफी फेमस डेजर्ट है, क्या नाम है? अटकामा डेजर्ट, अटकामा डेजर्ट, अटकामा डेजर्ट, ठीक है। These are basically your tropical and subtropical deserts, है ना। एक सवाल पूछा जाता है, यूपीएससी में भी कई बार पूछा गया है कि why subtropical deserts are found on the western margins of the continent। अगर आप इंडिया की बात करो तो थार डेजर्ट देखो तो यहाँ पे वेस्टर्न मार्जिन पे, why? डेजर्ट होना था तो इधर बन जाता जी, इधर बन जाता, इधर क्यों बना, वेस्टर्न में क्यों बना? तो इसके पीछे का रीजन ये है, कई सारे रीजंस हैं, 4-5 फैक्टर है, but one factor is presence of cold ocean currents here, ठीक है। presence of cold ocean currents in the western margins of the continent is one of the factor that why the deserts are located there, है ना। क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, तो देखो इसके पीछे का साइंस ये है कि सपोज एक एरिया है ना, डेजर्ट कहीं पे भी क्यों बनेगा, है ना। कभी भी आप डेजर्ट की बात करते हो आपके मन में एक मेंटल इमेज आता होगा कि पूरा ही सूखा सूखा एरिया होगा, बालू वालू टाइप का होगा वहां पे। दैट मींस कि डेजर्ट का बेसिक जो क्लासिफिकेशन है दैट इज इट शुड बी एरिड, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई वहां पे 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो रहा है उसको बोलेंगे डेजर्ट हो गया, तब तो वो डेजर्ट नहीं होगा, है ना। एरिड जो है, ड्राइनेस जो है, दैट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ ए डेजर्ट रीजन। दैट मींस कि वहां पे पानी जो है बरसात वो हो ही ना, या फिर हो भी तो बहुत कम हो। तो बरसात कम क्यों होगा, तो सपोज दिस इज द ओशन हियर, है ना, और इस ओशन के रीजन में सपोज कि कोल्ड ओशन करेंट्स, है ना, कोल्ड ओशन करेंट्स, है ना, फ्लो करता हूं, है ना। ये जब हम लोग ओशनोग्राफी पढ़ेंगे तो जरूर उसको सीखेंगे वहां पे कि कोल्ड ओशन करेंट्स कैसे, है ना, सर्कुलेट होता है, कैसे मूव करता है। बट अभी तो समझो कि यहाँ पे कोल्ड ओशन करेंट्स, है ना, प्रेजेंट है। तो एक बात बताओ, किसी भी एरिया में, है ना, बारिश जो होता है क्यों होता है, तो जाहिर सा बात है कि जो एयर जो है जब किसी वाटर बॉडीज के ऊपर से मूव करेगा तो वहां से पानी को, है ना, अपने साथ साथ जो इवोपरेशन होता है पानी को, वाटर वेपर्स को कैरी करेगा, है ना, और जब वो सैचुरेटेड होगा किसी एरिया में पहुंचेगा तो वहां पे रेनफॉल करवाएगा। लेकिन सपोज कि यहाँ का सरफेस टेम्परेचर ओशन का ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट्स वो कम टेम्परेचर होने की वजह से क्या वहां पे रेट ऑफ इवोपरेशन कम हो गया कि नहीं? तो उसके ऊपर से कोई एयर अगर मूव करेगा तो विल इट बी एबल टू कैरी मॉइस्चर विद इट? नो, व्हाई? बिकॉज़ द ओशन करंट इज कोल्ड हियर। कंडेंसेशन करवा देगा उल्टा, कि अगर एयर में सपोज कहीं से लेकर के मॉइस्चर लेकर के कैरी करेगा और जैसे नीचे में ठंडा पानी मिलेगा तो एयर भी ठंडा होगा और उल्टा जो वो मॉइस्चर कैरी कर रहा होगा पहले से उसको उधर ही बारिश करा देगा, है ना। दैट मींस कि यहीं पे प्रेसिपिटेशन हो जाएगा because of cold oceanic currents. So rainfall on the ocean, rainfall over ocean, और ये विंड जब आगे मूव करेगा तो इसने अपने सारे मॉइस्चर्स को इधर ही सेट कर दिया, तो क्या ये लैंड पे जाकर के मॉइस्चर कैरी कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो ओवर द मिलियंस ऑफ इयर्स ये जो एरिया है वो डेजर्ट में ड्राई हो जाएगा। तो दिस इज द रीजन व्हाई कि जो हमारा वेस्टर्न मार्जिन्स है ना कॉन्टिनेंट का, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में वहां पे डेजर्ट्स पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स इन दीस एरियाज, दीस एरियाज। तो ये सब कुछ फैक्टर्स होता है जिसको हम लोग वापस जब ओशनोग्राफी क्लास करेंगे तो वहां पे समझेंगे कि ओशन करंट्स कैसे फॉर्म होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका फिशरीज में, मरीन फिशरीज में। अगर आप देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपसे आए किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएससी में भी, स्टेट पीसीएस में भी, कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो मेजर जो फिशिंग जोन होता है जहाँ पे आप मछली जो ओशन से लाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से तो वैसे रीजन्स जहाँ पे कोल्ड ओशन करंट्स और वार्म ओशन करंट्स मीट करते हैं वहां पे सबसे ज्यादा मछली जो है सो पाया जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि जहाँ पे कोल्ड ओशन करंट्स और वार्म ओशन करंट्स मिक्स करते हैं तो वहां पे जो हमारा ओशन के नीचे का जो न्यूट्रिशन है ना तो मिक्सिंग की वजह से ऊपर में आता है ना। और जब ऊपर में आएगा तो जाहिर सा बात है कि जहाँ पे जितना ज्यादा न्यूट्रिशन होगा वहां पे एल्गी है सो फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा करेगा, है ना। खाद पानी जहाँ ज्यादा लगेगा वही तो पौधा ज्यादा उगेगा।
तो पानी के अंदर भी वही चीज है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होगा तो जो ओशंस में जो एल्गीज होते हैं वो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा करेगा, और जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है वहीं पे फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं, तो फिश भी वहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, है ना, और इसी वजह से वहाँ से हम लोग फिशिंग एक्टिविटीज भी सबसे ज्यादा होगा वहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अपने एग्जाम में आए थे, जो है ये सवाल रिपीट होते रहता है ना, तो याद रखना कि वर्ल्ड मेजर फिशिंग जोन्स आर लोकेटेड इन द जोन वेयर वार्म ओशन करेंट्स एंड ओशन कोल्ड ओशन करेंट्स मीट, है ना, याद रखना। ठीक है, so these are basically two things which deciding factors which decide what sort of climate will be there, है ना, ऐसा करके। अब उस क्वेश्चन पे हम बिहार वाले पे क्वेश्चन क्या था? हाँ, अभी जैसे क्या है कि explain the factors affecting the climate of Bihar, in what way and in how many parts the agroclimatic zone has been divided in the state, and how many seasons are found here in a year. Discuss the effect of these seasons on agriculture. पूरा मतलब ज्योग्राफी का जो है ना निचोड़ कर दिया इस क्वेश्चन में, हर चीज आपसे पूछ लिया है, ठीक है। हाँ, एक चीज और फैक्टर जो कि सवाल पढ़ के मुझे याद आया, एक फैक्टर आप और भी ऐड कर सकते हो, रिलीफ, रिलीफ, है ना, रिलीफ मतलब मतलब हाँ, रिलीफ मतलब जो भी माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, प्लेट्यूज हैं, है ना, उसको हम लोग रिलीफ बोलते हैं, है ना, ज्योग्राफिकल टर्म है। रिलीफ बोला नहीं कि सर्दी जुकाम से रिलीफ हो गया, रिलीफ मतलब कि जो भी प्लेन एरियाज है या फिर माउंटेन्स है ना, उसको रिलीफ बोलते हैं ना। तो अब पता हो कि अगर बिहार के क्लाइमेट की बात की जाए, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया, तो क्या आप इनसे आंसर बना सकते हो कि नहीं? अगर किसी ने आपको नहीं भी पढ़ा है कि बिहार का क्लाइमेट क्या है, कैसा है, क्यों है, लेकिन अगर आपको ये बेसिक फिजिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्या आप एग्जाम में आंसर कर सकते हो कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हो। जैसे कि बिहार का जाहिर सा बात है कि बिहार क्लाइमेट कैसा होगा, तो मॉनसून, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है बिहार का, है ना, वो आपने लिख दिया कि बिहार क्लाइमेट इज डिफाइंड एज ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट and the factors which are responsible for this type of climate are mentioned as follows, or can be mentioned or can be enumerated as follows. आ जाओ इस पे लैटिट्यूड पे आ जाओ, है ना, कि बिहार जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जस्ट ऊपर में है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है सो देखो तो रांची वाले एरिया से पास करता है, झारखंड से पास करता है, बिहार से पास नहीं करता। लेकिन ऐसा भी तो नहीं कि बिल्कुल ही हम लोग कश्मीर और उधर रह रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा ही ऊपर तो है ना, तो सब ट्रॉपिकल रीजन में आ जाएगा। दैट मींस कि यहाँ का जो टेंपरेचर होगा वो वार्म साइड में होगा, पहला चीज। ऑल्टीट्यूड दिखा दो, तो ऑल्टीट्यूड अगर बिहार सपोज कि हिमालय के ऊपर में रहता, है ना, जैसे कि नेपाल बेल्ट में या फिर जम्मू कश्मीर में रहता, तो हम लोग भी यहाँ थोड़ा सा ठंडा टाइप का क्लाइमेट फील करते रहते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो ऑल्टीट्यूड जो है आप लिखो यहाँ पे, अगर आपको बिहार का ये डेटा मालूम है कि एवरेज मीन सी लेवल से कितना ऊपर है, जो कि अराउंड 30 मीटर के अराउंड कुछ है, तो आप लिख दो कि ऑल्टीट्यूड वैसा नहीं है इन कंपैरिजन टू द अदर स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड, व्हिच आर बेसिकली योर हिली स्टेट। तो यहाँ का जो टेंपरेचर होगा इट विल आल्सो बी इन द ट्रॉपिकल रेंज, है ना। इसके वजह से कॉन्टिनेंटलिटी बताओ कि क्या बिहार हमारा एक लैंडलॉक स्टेट है कि नहीं? कोई भी जैसे कि जो भी कोस्टल स्टेट्स हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, नीचे तमिलनाडु है, लेकिन बिहार के कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जो कि हमारा जो है ओशन से ओपन हो। इसके वजह से यहाँ पे क्या एक्सट्रीम टेम्परेचर पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? पाया जाएगा। तो आप देखो बिहार में, नॉर्थ बिहार में, हम लोग यहाँ अभी पटना जैसे, नहीं मेरा घर तो वैसे समस्तीपुर है, वहाँ भी सेम ही ऐसा हिसाब किताब है। गर्मी में जो है 45 डिग्री टेम्परेचर जाएगा और ठंड में फिर वही 4-5 डिग्री पे जो है चल रहा है। तो दैट मींस कि ये भी एक फैक्टर हो जाएगा, है ना, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, है ना। तो इसके वजह से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में है जैसे कि ट्रेड विंड्स की बात कर सकते हो, मॉनसून विंड्स की बात कर सकते हो। इसके वजह से जो है बिहार का जो सीजन होगा, जैसे कि पूरे इंडिया का जो सीजन है वही बिहार का भी सीजन हम लोग क्लासिफाई करेंगे। 4 सीजन होते हैं यहाँ पे सीजन। एक है जैसे कि अगर आप बिल्कुल जनवरी फरवरी से स्टार्ट करो काउंट करना, तो जनवरी फरवरी सब जो है, दिसंबर जनवरी फरवरी कोल्ड, है ना, कोल्ड वेदर सीजन है, तो वो जो है आपको विंटर सीजन हो जाएगा। विंटर के बाद समर, जैसे कि अभी मार्च एंड से और अप्रैल मई तक जो है समर सीजन हो जाएगा, है ना, समर सीजन। समर के बाद क्या होगा, तो मॉनसून, है ना, रेनी सीजन जिसको बोलते हैं। रेनी सीजन जो है कब तक चलेगा? जून जुलाई अगस्त सितंबर, है ना। सितंबर के बाद रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन, है ना, रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन। तो वही चीज बिहार के लिए भी एप्लीकेबल है। तो सवाल में आंसर में लिख दो कि दीज आर द 4 सीजंस, है ना, विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन, है ना, ऐसे करके।
फिर एक रिलीफ फीचर है, तो रिलीफ के बारे में लिख दो, जो कि इंडिया के भी पर्सपेक्टिव में सही होगा कि क्योंकि हमारा नॉर्थ साइड में जो है हिमालयास है, ग्रेटर हिमालयास है, उसके वजह से जो है आपको बचपन से पढ़ते आए होंगे कि जो पोलर जो ठंडा हवा आता है उसको हिमालय आने नहीं देता है ना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नहीं, दैट इज डिफरेंट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नहीं, जो हमारा पोलर एरिया से जो कोल्ड करंट्स आते हैं, कोल्ड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस, उसको है सो हिमालय रोकता है। अगर हिमालय नहीं होता तो हम लोग जो यहाँ पे ठंड में जो सिर्फ जैकेट और ये सब पहन के घूम लेते हैं ना, वो ऐसा नहीं घूमते, तो पोलर बियर पहन के घूमते हैं, वो मोटा मोटा जो रहता है, रसियन लोग को देखोगे वो सब पहन के घूमता है, वैसा कुछ रहता है ना, इस वजह से। तो ये सभी कुछ फैक्टर्स हैं। ये समझ में आया कि कैसे क्लाइमेट है ना। अच्छा एक बात बताओ कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंसेस होते हैं इन जनरल, किसी को मालूम है? वेदर मतलब कि देखो है ना, वेदर और क्लाइमेट ऐसे तो जनरल लोग जो है ऐसे सेम ही यूज कर देते हैं, लेकिन दोनों में फर्क ये होता है कि जो वेदर है ना, वेदर बेसिकली मौसम आप कह सकते हो है ना, और क्लाइमेट हिंदी में क्या है तो जलवायु, ठीक है। दोनों में मेजर हम लोग सेम ही करते हैं, जैसे कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट दोनों में सेम ही है, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर, रेनफॉल है ना, रेनफॉल या फिर प्रेसिपिटेशन, या और फिर ह्यूमिडिटी जिसको आर्द्रता बोलते हैं, ह्यूमिडिटी हो जाएगा। फिर विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, ठीक है, विंड स्पीड हो गया, विंड डायरेक्शन हो जाएगा है ना, विंड डायरेक्शन हो जाएगा। तो वेदर में भी यही चीज मेजर करते हैं। जैसे कि अगर कोई पूछे कि आज बताओ, कोई फोन किया आपका दोस्त, सपोज कि यूएस में रहता होगा, फोन किया कि पटना का कैसा वेदर है बताओ भाई, तो आप तुरंत मोबाइल खोलोगे, पटना का वेदर कंडीशन, अच्छा हाँ आज का जो टेम्परेचर है अभी 28 डिग्री है, आज का ह्यूमिडिटी है 80% है, आज का विंड स्पीड जो है इतने नॉट से विंड बह रहा है, आप उसको बता दो है ना। लेकिन अगर आप क्लाइमेट की बात करोगे तो क्लाइमेट क्या होता है कि किसी भी एरिया का जो लॉन्ग टर्म एवरेज जो होता है ना, टेम्परेचर का, रेनफॉल का, ह्यूमिडिटी का, विंड स्पीड का, डायरेक्शन का, वो जब ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब आप उसको आइडेंटिफाई करोगे तब आप बोलोगे कि हाँ ये क्लाइमेट उस रीजन का ऐसा है। दैट मींस कि ऑलमोस्ट जो 30 इयर्स है ना, 40 इयर्स जो एवरेज होता है, दैट इज बेसिकली क्लाइमेट है ना। तो आए थे, जैसे सपोज अभी हम लोग क्लास से बाहर निकले और बाहर बारिश होने लगी, तो आप क्या बोलोगे कि वेदर चेंज हुआ कि क्लाइमेट चेंज हुआ? वेदर चेंज है ना, वेदर चेंज हो गया। तो समझ गया ना, ये वेदर और क्लाइमेट सेम ही चीज है, बट वो लॉन्ग टर्म में हम लोग बात करते हैं। तो एक नया मतलब नया क्या, आप लोग इससे फैमिलियर हो गए कि हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसका क्या मतलब है? तो ये अपने आप में एक होलिस्टिक टॉपिक है, इसको एक थोड़ा सा आइडिया बता देते हैं कि क्लाइमेट चेंज किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है, उसका क्या इम्पैक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, ये पीटी के लिए भी, मैथ्स के लिए भी, ये सभी आगे हम और पढ़ेंगे डिटेल में, थोड़ा सा एक आइडिया देते हैं। तो जैसे कि आपने पीछे देखा कि क्लाइमेट जो है किसी भी एरिया का जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उसको क्लाइमेट बोलते हैं। अब सपोज कि वो ही चेंज हो जाए वहां का, है ना, वही चेंज हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप लोग कभी गांव में जाते होंगे तो जो भी आपके मतलब ओल्डर लोग हैं, ग्रैंडफादर हैं, जैसे उन लोगों से कभी बात करोगे तो बोलेंगे अरे हमारे समय तो अभी तक इतना बारिश हो जाता था, अब नहीं हो रहा है ना। तो आपको समझ आया कुछ तो बदल रहा है ना। फिर वो बोलेगा कि हमारे समय इतना ठंड नहीं पड़ता था, है ना, अभी ठंड बहुत ज्यादा पड़ने लगा। तो दैट मींस कि वो उनका कहने का मतलब है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस एरिया में, इस लोकेलिटी में जो वेदर फिनोमेना देखने को मिलता था उस टाइम पे अब वो नहीं मिलता है। दैट मींस कि क्लाइमेट हैज चेंज्ड, है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसके पीछे का रीजंस जो है कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जो हम लोग ब्रॉडर क्लासिफिकेशन करते हैं, एक होता है नेचुरल फैक्टर्स, एक होता है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड, यस, है ना, मैन मेड फैक्टर्स।
मैन मेड फैक्टर्स है। नेचुरल फैक्टर्स में जैसे कि मान लो कि वोल्केनिक इरप्शंस खूब सारा होने लगे, वोल्केनिक इरप्शंस खूब सारा होने लगेगा, तो उससे क्या होगा, बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस जो है रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग सब जरूर होगा। दूसरा आपको मालूम है कि अर्थ पे जो अल्टीमेट एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है, सन है ना, सन है। अगर सन में कुछ वेरिएशन हो जाए तो, है ना, अभी हमारा आदित्य L1 मिशन जो है लॉन्च किया गया कि क्योंकि सन का क्या इम्पैक्ट है अर्थ पे, वही तो स्टडी करेगा कि वहाँ का जो सोलर फ्लेयर्स है उसके वजह से किस प्रकार का रेडिएशन रिलीज होता है, क्या उसका इम्पैक्ट होता है ना। तो अगर सन में कुछ वेरिएशन हो जाए, क्या ये हमारे कंट्रोल में है क्या? सन नहीं है, इसके वजह से भी क्लाइमेट चेंज हो सकता है और हिस्टोरिकली ऐसा हुआ भी है ना। मैन मेड में तो जाहिर सा बात है कि सबसे ज्यादा जो है जो हम लोग ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशंस होता है ना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया हमारा इंडस्ट्री से, व्हीकल से, जो भी आप देखो तो एग्रीकल्चर में स्टेबल बर्निंग कर देते हैं, है ना, वो सब इमिशंस हो जाएगा, तो सभी ग्रीन हाउस गैसेस है एटमॉस्फेयर में जाएगा, वार्मिंग करेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो ये सभी एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स में वो सब चीज आ जाता है। ठीक है, एग्जाम के लिए क्लाइमेट चेंज ये सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपसे एग्जाम में आई थिंक इस बार इसमें पूछा था, बीपीएससी का आपने एसए पेपर देखा इस बार का? किसी ने नहीं देखा? अभी जो मेंस हुआ था उसका एसए, बीपीएससी का एसए में, है ना, ये पिछले बार से एसए पेपर ऐड हुआ है, पहले बीपीएससी में एसए नहीं था, यूपीएससी में तो है शुरुआत से। बीपीएससी में जो है एसए पेपर, इस बार का जो पेपर है अगर आप देखोगे बीपीएससी मेंस का 69 था, उसमें एक एसए ये था कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, उसमें एसए लिखवा दिया होगा। ठीक है, अपने आप में वो एक जीएस का सब्जेक्ट है, लेकिन आपसे एसए बोला कि 700 वर्ड में एसए लिखो कि क्लाइमेट चेंज का इंडिया के एग्रीकल्चर पे क्या फर्क पड़ रहा है। हो सकता है कि अगली बार पूछ दे कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया के पॉपुलेशन पे क्लाइमेट चेंज का क्या फर्क पड़ता है। तो क्लाइमेट चेंज को जब आप समझोगे और उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे आसपास के सराउंडिंग्स पे, हमारे एनवायरनमेंट पे, तब आप ऐसे एसेस को, ऐसे क्वेश्चंस को आराम से हैंडल कर ले जाओगे। अगर यही चीज आपसे मैं पूछूं कि क्लाइमेट चेंज का इंडिया के एग्रीकल्चर पे या फिर वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो बताओ तो यार, देखिए आपका कहां तक सोच पाते हो। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, बताओ, जनरल बात है, आप सोचो ना। अगर आप बिल्कुल फ्लड्स, ड्रॉट्स, है ना, दैट मींस कि अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो क्लाइमेट चेंज को समझो ऐसे कि जो फेनोमेना पहले नॉर्मल एक पेस पे होता था, अब उसमें बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस होने लगे, जैसे कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होने लगे, है ना। जैसे कि अभी 4-5 दिन पहले का आईएमडी का, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो है डायरेक्टिव्स अभी दिया गया है कि जो आने वाला जो 3-4 महीना है ना, इसमें हीट वेव्स पीक पे जाएंगे, है, इंटेंस हीट वेव्स आने वाला, तैयार हो जाओ पूरे भारत के लोग, है ना। आईएमडी ने प्रेडिक्ट कर दिया। तो अगर अब सीवियर हीट वेव्स होगा ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, सीवियर हीट वेव्स, आप पूछोगे सर हीट वेव्स क्या होता है? तो हीट वेव्स होता है कि अगर सपोज के पटना का टेम्परेचर अप्रैल में, है ना, अभी कितना टेम्परेचर रहता है, 25-28 ऐसे कुछ रहता होगा, 30 मान लो ना, 30 अभी रहता है, सपोज के अप्रैल में पटना का टेम्परेचर 30 होना चाहिए। लेकिन कभी कुछ ऐसा हो जाए कि 30 के जगह पे अप्रैल का टेम्परेचर 38 चला जाए, तो क्या ये नॉर्मल बात है? नहीं है। अप्रैल में 30 जो है वो नॉर्मल हुआ करता था, अब इस बार किसी वजह से 38 चला गया, दैट मींस कि 8 डिग्री का वेरिएशन है। तो अगर किसी भी एरिया का टेम्परेचर अगर 45 डिग्री से ऊपर चला जाए, या फिर वहां का जो एवरेज टेम्परेचर उस सीजन में होता है, अगर उससे 5 डिग्री का वेरिएशन हो गया ना, तो उसको हीट वेव्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर सीवियर हीट वेव्स होगा तो जाहिर सा बात है इसकी वजह से क्या होगा, ड्रॉट सिचुएशन होगा, है ना। ड्रॉट सिचुएशन होगा तो जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो काफी नीचे चला जाएगा, है ना। रेनफॉल नहीं होगा, बारिश नहीं होगा, तभी तो हीट वेव्स है। बारिश हो जाएगा तो हीट वेव्स रहेगा नहीं। तो क्या एग्रीकल्चर में उसका फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, पानी ही नहीं है खेती करने के लिए। और अगर आप इंडियन एग्रीकल्चर की बात करते हो तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम लोग जब पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी तो उस पर डिस्कस करेंगे। बट एक पॉइंट याद रखना कि इंडियन एग्रीकल्चर में अभी भी जो 65% जो खेती होता है ना,
ये रेन फेड एग्रीकल्चर है, समझ में आ गया? बारिश पे डिपेंडेंट है 65%, है ना? आप इस डेटा को कोट भी कर सकते हो कहीं भी एग्जाम में, जैसे में कुछ भी कहीं भी अगर ऐसा लिखे कि मोर देन 60% ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, ऑन रेनफॉल। तो जब आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्रॉट का सिचुएशन हो रहा है, खेतों में पानी नहीं पहुंचेगा, एग्रीकल्चर बिल्कुल हमारा प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगा, क्रॉप फेलियर होगा। तो ड्रॉट की वजह से क्या क्रॉप फेलियर होगा कि नहीं? क्रॉप फेलियर होगा। देखो कैसे आपको टॉपिक्स को लिंक करना है ना? क्रॉप फेलियर होगा। जब क्रॉप फेलियर होगा इसके वजह से क्या होगा? इसके वजह से ये होगा कि क्या स्कार्सिटी ऑफ फूड होगा कि नहीं? स्कार्सिटी ऑफ फूड, स्कार्सिटी ऑफ फूड होगा। जब स्कार्सिटी ऑफ फूड होगा तो इसके वजह से क्या होगा? तो जो हमारा फूड इनसिक्योरिटी है इस देश में वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? फूड इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी, फूड प्राइसेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? फूड इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन। आपको मालूम है कि इंडिया में एक वास्ट चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है सो बीपीएल है, नियर द पॉवर्टी लाइन है। क्या उनके अंदर हंगर का जो फूड है, हंगर ये राइज होगा कि नहीं? मालन्यूट्रिशन, 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 इसकी वजह से मोर्टेलिटी बढ़ेगा कि नहीं? मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी होगा। इसके वजह से क्या इंडिया का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो वेस्ट होगा कि नहीं? ह्यूमन रिसोर्स वेस्टेज। तो देखो कहाँ हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे और कहाँ जो है घूम के पहुंच गए कि ह्यूमन रिसोर्स ही इंडिया खत्म हो जाए। तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो उसको हमेशा इंटरलिंक करो कि इसके वजह से कहाँ पे इम्पैक्ट कैसा हो सकता है ना? और यही चीज आपको मेंस पास कराने में हेल्प करेगा। मेंस में जब भी आपसे सवाल पूछा जाता है, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं कि चलो ये डिस्कस कर दो क्या है, तो उसमें हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल कभी ऐसा आ गया जीएस में कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, तो ये तो सिर्फ एक पॉइंट मैंने बताया, हीट वेव्स की वजह से ये है ना। दूसरा समझो कि अगर हीट वेव्स है, क्लाइमेट चेंज में ये भी होता है कि हेल स्टॉर्म्स खूब आ जाए, हेल स्टॉर्म्स, ठीक है, साइक्लोन्स। आप देखते होंगे कि साइक्लोनिक कंडीशंस आफ्टर मॉनसून जो है अरेबियन सी में भी अब तो आने लगा, पहले कम आता था, अरेबियन सी में भी साइक्लोन आने लगा है। बे ऑफ बंगाल में तो आता ही आता है, उसका भी इंटेंसिटी काफी हो गया है। अभी एक साइक्लोन गया नहीं, एक सप्ताह बाद दूसरा साइक्लोन आ जाएगा, है ना? वो गया नहीं, उसका 10 दिन बाद तीसरा साइक्लोन आ जाएगा। तो क्या इंटेंसिटी ऑफ हेलस्टॉर्म साइक्लोन्स बढ़ा है? तो क्या इसके वजह से जो हमारा स्टैंडिंग क्रॉप्स है, क्या वो भी फेल होगा कि नहीं? है ना, फिर से फेल होगा, फिर से ये फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी का इशू ये हो। आपको मालूम है कि स्टैंडिंग क्रॉप्स जब फेल होता है तो इंडिया में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भी कराए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, है ना? जैसे कि अगर आप ये हाँ मतलब क्रॉप अगर फेल होता है तो उसकी वजह से उनको क्रॉप इंश्योरेंस भी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिया। तो क्या हमारे गवर्नमेंट का ऊपर जो फिस्कल बर्डन है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? फिस्कल बर्डन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब गवर्नमेंट के ऊपर फिस्कल बर्डन बढ़ेगा तो क्या गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है, राजस्व घाटा जिसको बोलते हैं, वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस इंश्योरेंस को कवर करने में जा रहा है, तो क्या जो गवर्नमेंट जो वेलफेयर स्कीम्स पे जो पैसा खर्च करती है, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, हाउसिंग पे, क्या वो कम होगा कि नहीं होगा? तो क्या हमारा जो है फिस्कल डेफिसिट बढ़ने की वजह से जो वेलफेयर स्कीम्स है, कल्याणकारी योजनाएं जिसको बोलते हैं, है ना, जैसे कि हेल्थ से है ना, हाउसिंग से हो सकता है, एजुकेशन पे हो सकता है, उस पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। तो क्या जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है वो वीक होगा कि नहीं? ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना, एचडीआई के बारे में पढ़ते हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो क्या इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट खराब होगा कि नहीं? तो देखो कभी भी कोई टॉपिक को पढ़ो या फिर एग्जाम में सवाल आता है तो अपने मतलब दिमाग को खोलो कि इसका क्या इम्पैक्ट, किस डायरेक्शन में कैसे कैसे जा सकता है, क्वेश्चन का क्या नेचर है, उसके हिसाब से आंसर्स को, है ना, तैयार करके जो है कोडिंग करना होगा, ठीक है।
तो ये सब कुछ आज यही रहने देते हैं। कुछ एक चीज और जैसे उस समय क्या आप बोले थे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, वो एक बता देते हैं, वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा फिर। इंडिया में यहाँ तक समझ में आया ना? ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको आगे और भी डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबको हमेशा ध्यान रखना है। कभी कोई आर्टिकल पढ़े न्यूज़पेपर में जहाँ पे क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई आर्टिकल आया हो, है ना, उसको पढ़ो, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब कुछ डेटा ऐसा दे देगा जिसको नोट डाउन कर लिए, एग्जाम में उसको यूज कर लिए, उससे कुछ प्रॉब्लम्स को वो डिस्कस कर रहा हूँ। ये सब हॉट टॉपिक्स है, एनी डे किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएससी हो, बिहार का एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो, किसी में भी, सब में ये सब चलता है। सर इस वाले पॉइंट को उससे कनेक्ट कर सकते हैं ना कि एससी का जो सिचुएशन है, क्योंकि अगर बहुत सारे प्रोग्राम तो उनके हाँ वेलफेयर के लिए किए जाते हैं। हाँ अगर क्लाइमेट चेंज को बिल्कुल वाई नॉट, हाँ तो बिल्कुल लिख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है हमारा एग्रीकल्चर और इसके ऊपर जो है काफी बर्डन हो रहा है, गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं वो सफिशिएंट नहीं हो रहे हैं, इसके वजह से क्योंकि ये कम्युनिटी ऑलरेडी डाउन ट्रोडन है, इनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, और गवर्नमेंट जो है फिजिकल डेफिसिट में ये जूझ रहा है, इसके वजह से वेलफेयर स्कीम से फंडिंग कम हो सकता है और इनका जो है जो रेट ऑफ डेवलपमेंट जो था वो रुक सकता है। बिल्कुल लिख सकते हैं। रेनफॉल के बारे में ये एक इम्पोर्टेंट याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देते हैं, हालांकि ये सब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पे फिर से आएगा, बट फॉर द टाइमिंग आप थोड़ा सा समझ लो तो बेटर रहेगा। इंडिया में जो रेनफॉल होता है ना, रेनफॉल वो मोस्टली कब होता है तो मॉनसून सीजन में होता है ना। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इन इंडिया दे गेट रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, है ना, मॉनसून रेनफॉल, ठीक है, जिसको रेनी सीजन बोलते हैं, है ना। इंडिया में जो रेनी सीजन होगा कब होता है तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने, है ना। साउथ वेस्ट मॉनसून, है ना, साउथ वेस्ट मॉनसून जून से सितंबर, ठीक है, जून से सितंबर, ठीक है। साउथ वेस्ट क्यों है, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है, ये आप डायग्राम अपने एनसीईआरटी में पढ़े देखो, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट क्यों बोलते हैं तो ज्योग्राफी में कन्वेंशन ऐसा यूज करते हैं कि सपोज दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, तो कोई भी विंड इस डायरेक्शन से ओरिजिनेट होता है ना, उसी डायरेक्शन को हम लोग यूज कर देते हैं कि ये विंड का डायरेक्शन हुआ है। ऐसा नहीं कि वो किस डायरेक्शन में जा, नहीं, तो जैसे कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, तो इसको उठा के कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ, है ना, ऐसा हो गया। तो देखो ये किस डायरेक्शन से आ रहा है, ओरिजिन किधर से, साउथ वेस्ट से, है ना। सपोज कि एक ऐसा विंड कुछ ऐसा चले, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इट विल बिकम नॉर्थ ईस्ट, है ना, इसको सीधा कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ, ऐसा कुछ हो गया। तो किधर से ओरिजिन हुआ, नॉर्थ ईस्ट से, है ना। दूसरा कन्वेंशन ये भी है कि हमेशा नॉर्थ को पहले लिखेंगे या फिर साउथ को पहले, ठीक है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट रहेगा, ऐसा नहीं कि ईएन लिख दिए एग्जाम में, है ना, वो भी कंफ्यूज हो गया कि ये कौन सा नया डायरेक्शन जो है इजाद कर दिया ये लोग, तो नॉर्थ ईस्ट होगा, और वैसे ही साउथ वेस्ट होगा या फिर साउथ ईस्ट होगा, है ना, सेम वैसे नॉर्थ वेस्ट होगा या फिर नॉर्थ ईस्ट होगा, ये कन्वेंशन है जो लोग। तो इंडिया में जो मैक्सिमम जो बारिश होगा मॉनसून सीजन में, रेनी सीजन जून से सितंबर, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। एक अरेबियन सी ब्रांच होगा क्योंकि अरेबियन सी के ऊपर से जा रहा है, दूसरा बे ऑफ बंगाल ब्रांच होगा। ये सब हम लोग मॉनसून पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि जैसे यहाँ पे तमिलनाडु, कितना लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि नवंबर एंड में या फिर दिसंबर में चेन्नई में खूब बाढ़ आ गया, है ना। हम लोग इधर जो है अपना वो सब क्या बोलते हैं, हुडी पहन के घूम रहे हैं मस्ती में, है ना, पता चला इधर का लोग सब जो है सो डूब गया, है ना, जो भी चेन्नई में रह रहे हैं भाग रहे हैं वहां से कि बहुत बारिश हो रहा है, बहुत बारिश हो रहा है। ऐसा क्या है, ऐसा इसलिए है कि आपको मालूम है कि यहाँ पे एक वेस्टर्न घाट पहाड़ी है ना, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट जिसको बोलते हैं। तो ये जो है जब साउथ वेस्ट मानसून इधर पहुंचता है तो एक कॉन्सेप्ट होता है ज्योग्राफी में जिसको क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्या बोलते हैं, सपोज दिस इज द ओशन, है ना, ये ओशन वाटर है, ये सपोज कि वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट, और ये क्या हो गया, तो इंडिया का जो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया, है ना, कोस्टल प्लेन है ये, इसको सीपी लिख रहे हैं, कोस्टल प्लेन। तो जो भी अरेबियन सी से एयर पहुंचेगा, विंड पहुंचेगा यहाँ पे, ये पहाड़ से टकराएगा वेस्टर्न घाट से और राइज करेगा। जब राइज करेगा तो आपको मालूम है कि हाइट के साथ जो है टेम्परेचर रिड्यूस होता है ना, टेम्परेचर रिड्यूस होता है एटमॉस्फेयर में।
तो ये सभी विंड क्या करेगा, इधर ही कंडेंसेशन करके बादल बनेगा, है ना, और रेनफॉल हो जाएगा, रेनफॉल हो जाएगा, तो क्या क्या। लेकिन अब ये विंड जब इधर मूव करके नेक्स्ट वेस्टर्न घाट को क्रॉस करके, है ना, सपोज ये विंड इधर से बारिश करा के और वेस्टर्न घाट को क्रॉस करके इधर पहुंचा, प्लेट्यू वाले रीजन, तो क्या इस विंड में है सो मॉइस्चर कंटेंट पहले जितना था उतना है क्या, नहीं है, कम हो गया ना। तो यहाँ पे बहुत कम बारिश होगा, इसको, इस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, रेन शैडो एरिया, रेन शैडो एरिया इसी को बोलते हैं, ठीक है, रेन शैडो एरिया हो गया। तो एक बात बताओ, जो तमिलनाडु है हमारा इधर, क्या ये रेन शैडो एरिया है कि नहीं, साउथ वेस्ट मानसून के लिए, है ना। तो क्या साउथ वेस्ट मानसून जो जून से सितंबर में, जिसमें पूरे इंडिया में बारिश होता है मानसून सीजन में, क्या तमिलनाडु में उतना ज्यादा बारिश होगा क्या, नहीं होगा। व्हाई, बिकॉज इट इज इन द रेन शैडो एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। सेम ऐसा ही ये जो रीजन है, ये सभी उतना ज्यादा बारिश नहीं होगा वहां पे। और दूसरा बात, जब रिवर्सल ऑफ, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि मौसम को डिफाइन ही हम लोग करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड, है ना। यानी कि साउथ वेस्ट जो था, और बाद में जब सितंबर के बाद जब मॉनसून का रिवर्सल होगा, रिट्रीटिंग होगा, तो उसका डायरेक्शन हो जाता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो बाद बताओ, जब मॉनसून रिवर्स होने लगेगा अक्टूबर में, नवंबर में, तो क्या ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून और यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स ये सब रहेगा, क्या उससे जाकर के टकरा करके बारिश कराएगी नहीं। तो दिस इज द रीजन व्हाई योर तमिलनाडु कोस्ट, तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु, इट गेट्स रेन ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, है ना, क्या बोलेंगे उसको, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, या फिर रिट्रीटिंग मॉनसून, लौटता हुआ मॉनसून, है ना, अब लौट रहा है। या फिर आप कह सकते हो कि तमिलनाडु गेट्स रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर टाइम, है ना, विंटर रेनफॉल कह सकते हैं, ठीक है, विंटर रेनफॉल, ठीक है। ये चीज यहाँ पे डिस्कशन में इसलिए आया क्योंकि विंटर में आपको मालूम है, जनवरी फरवरी में भी कभी कई बार इधर बिहार में भी आप देखोगे कुछ साइक्लोनिक टाइप का जो है सो बारिश होगा, है ना, जनवरी में हो जाएगा, फरवरी में हो जाएगा। तो उस समय तो ना ही मानसून है, ना ही कोई इधर उतना टेम्परेचर वार्म है कि साइक्लोन होगा। वो किस वजह से बारिश होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। तो क्या होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, है ना। अगर आप देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ओरिजिन कहाँ पे होता है, तो ये मेडिटेरियन सी है ना, इधर अपना यूरोप है, नीचे अफ्रीका है। मेडिटेरियन सी जो है, यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन जनरेट होता है, क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेट साइक्लोन। ये सब पढ़ेंगे जब हम लोग साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो जानेंगे कि साइक्लोन्स के दो टाइप होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड टेम्परेट साइक्लोन्स। वो दोनों का ओरिजिन अलग अलग होता है, इसलिए दोनों का अलग क्लासिफिकेशन होता है। तो टेम्परेट साइक्लोन्स है, टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन। और ये जो है टेम्परेट साइक्लोन कहाँ पे ओरिजिन होता है, तो मेडिटेरियन में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेरियन में, ठीक है। और ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज का मतलब जिसका डायरेक्शन विंड का टुवर्ड्स वेस्ट हो, उसके इन्फ्लुएंस में, प्लस जो ऊपर में आपका जेट स्ट्रीम्स होता है, उसके इन्फ्लुएंस में ये कहाँ पे पहुंचता है, टुवर्ड्स इंडिया, इंडिया के पास पहुंचता है वो साइक्लोन, है ना। इस वजह से ये जब भी टेम्परेट साइक्लोन पहुंचेगा, तो साइक्लोन के बारे में आप जानो कि हमेशा उसमें जो है आपको थंडर होगा, लाइटनिंग होगा, है ना। ऐसा नहीं कि शांति से बारिश होगा, बीच बीच में जो है बिजली चमकेगा, है ना, ऐसा करके साइक्लोनिक कंडीशंस जो होते हैं। तो ये जो टेम्परेट साइक्लोन जो है कब जनरेट होता है, ड्यूरिंग जनवरी फरवरी, है ना। कब होगा, जनवरी फरवरी में, कहाँ पे, इन मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी, है ना, जनवरी फरवरी में। और ये साइक्लोन जो है सो इधर से पहुंचते पहुंचते जब इंडिया पहुंचता है, तो इस वाले रीजन में बारिश करवाएगा, है ना। पंजाब में, हरियाणा में, जो हमारा हिमालयन रीजन है, वहां पे स्नोफॉल हो जाएगा। आप देखते होंगे जब न्यूज़पेपर में कि आज जो है हिमाचल में बहुत ही भयानक हिम वर्षा हुई, ऐसा करके, है ना, सारे ट्रैफिक जो है बंद हो गए, कुछ लोग फंस गए, है ना, पहाड़ी पे। वो इसी वजह से होता है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब पहुंचता है, तो हमारे हिमालयन रीजन्स में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में खूब सारा बर्फबारी करवाएगा। समझ गया, यानी कि क्या अब देखो, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो इंडिया लिए इंपॉर्टेंट कैसे है ये बताते हैं। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले देखो, इट फीड्स द ग्लेशियर, इट फीड्स द ग्लेशियर।
फीड्स द ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स मतलब जो हमारे हिमालयस के पास में जो भी ग्लेशियर्स होते हैं उस पे जाके बर्फबारी करेगा। जब बर्फबारी करेगा फीड्स द ग्लेशियर्स, तो इसी ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से तो हिमालयन रिवर्स है, गंगा की बात करो, है ना, यमुना की बात करो, गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से, इंडस रिवर्स जो है, इंडस, सतलज, बिहार में जितने भी रिवर्स आप पढ़ते हो, महानंदा है, कोसी है, बूढ़ी गंडक है, सभी हिमालयन रीजन के ग्लेशियर से ही मेल्ट होकर पहुंचते हैं। तो क्या इंडिया का जो वाटर सिक्योरिटी है, क्या उसको ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिक्योर करता है कि नहीं? अगर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं पहुंचे किसी वजह से, तो क्या हमारा ग्लेशियर्स जो है वो फीडिंग होगा उसका? नहीं होगा। वो तो आइस उसके ऊपर आना चाहिए ना, स्नो तो आना चाहिए, कहां से आता है? तो मेनली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आता है ना। प्लस मॉनसून के समय भी कई बार ऊपर जो है बारिश ये सब होगा तो हिमालयन रिवर्स में पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन जो फीडिंग द ग्लेशियर्स की बात होगी तो मोस्टली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। ठीक है। दूसरा देखो, जब हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच रहा है जनवरी फरवरी में, क्या ये हमारे देश में रबी सीजन है कि नहीं? रबी क्रॉप का, है ना, जैसे कि आपका वीट मिलनी है ना, गेहूं जो है वो रबी क्रॉप होता है, जिसको हम लोग फील्ड, अगर आप देखो तो नवंबर ये सब में उसका है सो बुआई होगा, है ना, जनवरी फरवरी में उसका है सो पानी वानी खाद दिया जाएगा, मार्च में फिर उसको हार्वेस्ट करते हैं। तो क्या ये जो बारिश जो आएगा इसके वजह से, और पंजाब हरियाणा जो है जो कि वीट बॉल है इंडिया का, वीट का सबसे ज्यादा जो है आप देखिए कंसंट्रेशन वहां पे है, तो क्या यहाँ पे जो है इरिगेशन उसको प्रोवाइड करेगा कि नहीं? तो क्या ये हमारे फूड प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है कि नहीं, है ना, सपोर्ट करता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? दैट मींस कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आल्सो सपोर्ट्स द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, फूड सिक्योरिटी कैसे? इट इज बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप्स, बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप्स, बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप्स। ठीक है, समझ में आ गया? प्लस आप देखो तो जो हमारा डैम्स है, रिजर्वॉयर्स है ना, रिजर्वॉयर्स है, उसमें भी तो बारिश होगा तो पानी जाएगा, डैम्स का जो लेवल है रिजर्वॉयर में उसको भी तो टॉप अप करेगा। तो क्या इसके वजह से हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो साल भर जो हम लोग राउंड द ईयर प्रोडक्शन करते हैं, क्या उसका कैपेसिटी बिल्कुल सही होगा कि नहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से? तो दैट मींस कि ये हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ गया? एनर्जी सिक्योरिटी। तो देखो ज्योग्राफी में क्या है बेसिकली कि जब आप किसी फिजिकल ज्योग्राफी के चीजों को पढ़ते हो ना, तो उसके डायमेंशंस को आप ऐड कर दो एग्रीकल्चर में, है ना, उसको आप ऐड कर दो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज में, है ना, उसको आप ऐड कर दो इंडस्ट्रीज में, उसको आप ऐड कर दो एनर्जी सिक्योरिटी से। समझे? तो ज्योग्राफी ऐसे ही पढ़ाई करता है, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज आइसोलेटेड वे में पढ़ना है, नहीं। ज्योग्राफी में सारे चीज इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ते हो, समझते हो, तो उसका इम्प्लीकेशंस जो है आप उसको अपने आंसर्स में, मेंस में, अलग-अलग डायमेंशंस में आप उसको इंकॉर्पोरेट कर सकते हो, है ना? समझ गए? ठीक है, तो आज इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी कल के बारे में बता देते, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो कल जो है थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे कि यूनिवर्स से कैसे स्टार्ट हुआ है ना। हालांकि वो पार्ट है सो मेंस में उतना ज्यादा नहीं पूछते हैं, बट चूंकि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो एक पार्ट है जहां से हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो क्या है, उसके बाद कैसे जो है हमारा गैलेक्सीज कैसे बना, है ना, प्लैनेट्स कैसे बना, प्लैनेट्स में फिर जब अर्थ की बात की जाती है, अर्थ जो है 4.6 बिलियन ईयर से वो बना, है ना, बिग बैंग एक्सप्लोजन है जो है 13.7, है ना, ऑलमोस्ट 14 बिलियन ईयर से वो जो है हुआ था। तो कैसे करके अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, और अभी जो प्रेजेंट अर्थ है और वो जो अर्थ फॉर्म हुआ था उसमें क्या डिफरेंसेस है ना, उसके बाद हम लोग फिर आगे के क्लासेस को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन। बैक कर दे।